हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप सभी लोगों का अन अकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। आपके सामने ये हमारी सशक्त टीम खड़ी हुई है जो आपकी सफलता को सुनिश्चित कराने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। मैं लोकेश पांडे और मैं पिछले 7 वर्षों से ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी दिल्ली के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ा रहा हूँ। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, मल्टीपल एक्सेस और साथ ही आपको टॉप एजुकेटर्स के साथ में आपको तैयारी करने का मौका मिलता है, जो कि आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सारे हमारे ये टॉप एजुकेटर्स हैं। तो आपको हमसे जुड़ने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल ऐप पर जाएंगे आप प्ले स्टोर पे, वहां पर अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और हमारे साथ जुड़ जाना है। और जुड़ने के लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है। तो आप 12 महीने का ले सकते हैं और 24 महीने का ले सकते हैं। 12 महीने का जहां आपको 36,000, अगर आप LP10 रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको ये वास्तव में ये 40,000 था, लेकिन अगर LP10 यूज करते हैं तो आपके लिए 36,000 का हो जाता है 12 मंथ का। और अगर आप 24 मंथ का लेना चाहते हैं तो LP10 का यूज जरूर करिए और वो आपको 10% डिस्काउंट के साथ मिलेगा, आपको 43,200। तो ये आप ध्यान रखेंगे। मैं तो बार बार आप लोगों को यही सजेस्ट देता हूं कि अगर आप 21, 22, 23, अगर ये जो भी आप कर रहे हैं तो आप 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन ज्यादा लें, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं सिर्फ 36 में आप 7,200 जोड़ेंगे तो आपको 43,200, यानी एक महीने में आपको 1 साल का मिल रहा है। अगर देखा जाए तो ये सबसे बेस्ट आपके लिए ऑफर है और आप जल्दी से आप आइए और जुड़िए और आगे हम लोग एक साथ मिल करके तैयारी करते हैं। तो चलिए आइए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। कोशिका हम लोगों की टॉपिक चल रही थी। कोशिका में हम लोगों ने देखा, सेल की बात हम लोगों ने देखा कि पिछले में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा भी था कि क्या क्या था। तो आपने कहा कि सर सेल जो है वो हमारे शरीर की जो है संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है, वो सबसे छोटी, यानी हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट है वो है सेल। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये सेल ही मिलकर के आपकी पूरी संरचना, ये देखिए ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जैसे बनी होती है ना ईंटों से, ऐसे ही आपके आपकी जो बॉडी बिल्डिंग बनी है वो भी इसी ईंटों से बनी है जिसका नाम है सेल। ठीक है, तो सेल का पहला टॉपिक हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें हमने काफी चीजों को देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को। अब यहाँ पर हम उसके आगे ऑर्गेनल्स को देखते हैं कि कितना ऑर्गेनल्स हम लोग और देख पाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि सब कुछ, एवरीथिंग, जो भी कुछ भी हम लोग करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कोशिका के लिए करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये सब कुछ जो है हम लोग वो अपनी कोशिका के लिए करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को। आइए जल्दी जल्दी आइए। अमित सिंह जी गुड मॉर्निंग, अजरुद्दीन गुड मॉर्निंग, प्रवीण त्रिपाठी गुड मॉर्निंग, सुरेंद्र जी गुड मॉर्निंग, हर्ष, अभिषेक गुड मॉर्निंग सबको, शैलेंद्र गुड मॉर्निंग, पुष्प राहुल जी गुड मॉर्निंग। आइए जल्दी जल्दी आइए आप लोग। संजीत जी गुड मॉर्निंग। नहीं जग रहा हूं भाई, सो नहीं रहा हूं, ठीक है, आ गया हूं। आइए जल्दी जल्दी। तो आज हम लोग यही वाला टॉपिक पढ़ने वाले। इसमें जो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी बॉडी जो होगा, लाइसोसोम होगा, न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं जिससे पूरे बॉडी का निर्माण होता है, या आपके पूरे सकल सूरत व्यवहार आचार विचार जो भी बनते हैं वो सारे के सारे जिससे बनते हैं, वो सारे के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और बड़ी डिटेल से बात करने वाले हैं। हमने लास्ट डे जो है पूरा का पूरा सेल देखा था, सेल के अंदर की सारी संरचनाओं को देखा था। अब हम उसी संरचना के बारे में थोड़ा थोड़ा और डिटेल जानना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम पढ़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वास्तव में है क्या। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसको आपने कल देखा था लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं ताकि हमें फिर से क्लियरिटी हो जाए, क्योंकि हमें आगे अब कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ना है ये देखना है हमको। ठीक है, चीजें वही है बेटा। आप देख रहे हैं कि कोशिकाएं हमारे शरीर की हो चाहे प्लांट, कोई भी जीव की जो संरचनात्मक इकाई होती है वो छोटी, देख रहे हैं ढेर सारी कोशिकाएं ये लगी हुई हैं, जिसमें से हम आपको एक कोशिका जो है जूम करके इसको दिखा रहे हैं। ये देख रहे हैं सब अगल बगल सब कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं मैंने आपको दिखाई थी
कल भी दिखाया था। तो आज आप देख रहे हैं कि इसमें सारे के सारे आपको ऑर्गेनेल्स दिखाई दे रहे हैं, पूरे के पूरे, है ना? ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको ये जो नलिका की तरह दिखाई दे रहे हैं या प्लेट जैसी सब सारी की सारी दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ये है, इसी से बना हुआ है, याद रखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही बना हुआ पार्ट होता है, मतलब उसी से बनता है। ये कोशिका प्लांट सेल की सबसे बड़ी जो संरचना होती है वो ये होती है, इसको बोलते हैं हम लोग, आप देख सकते हैं, ये है रिक्तिका या रसधानी या इसी को वैक्यूल्स बोलते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हरे-हरे रंग की ये जो दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी जो है ये क्लोरोप्लास्ट हैं। और ये नीले रंग का जो दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस, और जो गाढ़े नीले का है न्यूक्लियोलस, और ये छोटे-छोटे जो नीले-नीले डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम आप देख रहे हैं कि कहीं-कहीं पर राइबोसोम बैठे हुए हैं और कहीं किसी-किसी नलिका पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये आप देखिए इस तरह से, और इसमें 2 होती हैं, अगर प्लांट की बात करें तो इसमें 2 कवरिंग होती है। पहली वाली जो ये हल्के रंग की दिखाई दे रही है, अंदर ये इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और बाहर जो है वो सेल वॉल कही जाती है। इतनी बातों को हम लोगों ने कल देखा था, बहुत अच्छी तरह से देखा था। एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमें इसमें से सारे गोल्गी बॉडीज पढ़ने हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये देखिए, ये खुरदरी लग रही है तो इनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। यहाँ पर ये खुरदरी नहीं दिखाई दे रही है, जिस पर राइबोसोम वगैरह नहीं है, तो ये स्मूथ दिख रही है। तो ये 2 प्रकार, इसी कारण से राइबोसोम जहां पर प्रेजेंट है, ये देखो खुरदरी दिख रही, तो इनको रफ एंडोप्लाज्मिक कहते हैं और इनको स्मूथ बोलते हैं। तो ये दोनों का काम अलग है। जहां पर राइबोसोम होगा बेटा, आप जानिएगा राइबोसोम बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो यहाँ पर बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है, यहाँ से बन के यहाँ आता है। इसलिए वो जहां भी जाएगा वो अपना काम करेगा। यानी राइबोसोम का काम प्रोटीन का संश्लेषण करना है, तो जो भी उसके संपर्क में आएंगे सबको वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए साथ में ले लेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो डॉटेड डॉटेड आपको दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, ये वास्तव में ये राइबोसोम है बेटा। आप देख सकते हैं, इधर भी है, इधर भी है। तो ये सारे जगह पर आपको दिखाई दे रही है, जहां पर लगी हुई, जहां जहां पर ये लगी हुई है, याद रखिएगा वो सब जगह पर प्रोटीन का संश्लेषण होने वाला है, जहां पर भी है, जहां पर भी। ठीक है ना? हम बात करें अगर ह्यूमन बीइंग की या किसी भी एनिमल्स की, तो एनिमल्स में भी उसी तरह के सेल पाए जाते हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है इसमें भी। आप देख रहे हैं कि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, आप देख सकते हैं ये सेल वॉल नहीं है, आप देख सकते हैं सेल वॉल नहीं है, और क्लोरोप्लास्ट नहीं है। लगभग लगभग और सारी की सारी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, देख रहे हैं ना? ये सारे के सारे आपको दिख रहे हैं, सब पूरा का पूरा वही एकदम आपको वैसे दिख रहा है। ये देखिए डॉटेड डॉटेड, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, ये केंद्र के चारों तरफ ये जो आपको दिखाई दे रहा है पूरी की पूरी जो जालिका, जाल की तरह जो है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक, इंडो मतलब अंदर का है ये, और रेटिकुलम मतलब जाल होता है बेटा। तो पूरा जाल की तरह ये पूरा फैला हुआ है, देखिए केंद्र के चारों तरफ, इसलिए हम इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है ना? आइए, गुड मॉर्निंग पुतिन जी, आइए, जल्दी आइए। श्रद्धा जी गुड मॉर्निंग। आप ये देख रहे हैं, पहले देखिए ये पूरा पूरा एंडोप्लाज्मिक, और ये रफ है। रफ क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं बेटा, इसलिए रफ। देखो इधर भी राइबोसोम, लेकिन ये जो नलिका आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर कहीं राइबोसोम नहीं, इसलिए और ये माइटोकांड्रिया है, और ये जो छोटे छोटे हैं, ये इनको जो देख रहे हैं ये लाइसोसोम है। और ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है धागे जैसी, इसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है? साइटोस्केलेटन जो की संरचना क्या करती है, फिक्स करती है, स्ट्रक्चर बनाती है किसी को, है ना? आगे यही देखेंगे, कोशिका विभाजन के लिए वही जरूरत पड़ेगी, उसी उसी साइटोस्केलेटन की, लेकिन वहां पर हम उसको स्पेंडल फाइबर बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर, तर्कु, है ना, तर्कु तंतु बोलते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, ये गोल्गी-काय है, बिल्कुल ये गोल्गी-काय है। सेल मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं इन दोनों में, लेकिन ये इसमें सेल वॉल है अलग से, इसमें सेल वॉल नहीं है। ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में आपको दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म दोनों में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में है। तो ये सारे के सारे, हम न्यूक्लियस की बात करें अगर सबसे पहले, तो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, न्यूक्लियस ये पूरा का पूरा है, और ये न्यूक्लियर पोर इसके भी आप ये देख सकते हैं, किसी से सटा हुआ सारा का सारा आप देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहीं से। हम अगर इसमें देखें तो इसमें पूरा जेनेटिक मटेरियल भरा होता है। जेनेटिक मटेरियल जो है ये कुंडलित होकर के क्या क्रोमोसोम का रूप ले लेता है, लेकिन रियलिटी क्या है? आप देख सकते हैं हिस्टोन प्रोटीन के साथ में, ये हिस्टोन प्रोटीन है बेटा, ये जो इसमें बना हुआ है ये हिस्टोन प्रोटीन है, और ये पूरा का पूरा क्या है? डीएनए। तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से मिल बना रहता है हमेशा, आप जानते हो ये खुला नहीं छूटा रहता, क्योंकि खुले छूटने पर ये टूटने का डर रहता है। ये देखिए ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है बेटा, एक लेयर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए एक लेयर ये है, एक लेयर ये, ऐसे लेयर होती है तो डबल मेम्ब्रेन, अगर एक होती है तो एक एक मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये प्रोटीन है और ये फास्फोलिपिड, देख रहे हैं ना, मैंने फास्फोलिपिड पढ़ाया था और समझाया भी था। ठीक है? और ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम लोगों को यही पढ़ना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख सकते हैं कि जहां पर खुरदरी चीजें यहाँ पर लगी हुई हैं, इसको हम बोलेंगे रफ, और ये देखिए इस वाले में आपको दिखाई दे रहा है ये स्मूथ है, आपको लिखा भी दिख रहा होगा, है ना? तो ये स्मूथ वाले को देखेंगे, ये देखिए ये न्यूक्लियर कवरिंग है, उस पर भी आकर के ये बैठे रहते हैं। ये देखिए आपको दिखाइए क्या,
ये गोल्गी बॉडीज है, इसी के बारे में पढ़ना है कि गोल्गी बॉडीज वास्तव में करता क्या है। आप देख सकते हैं जैसा लग रहा है ना कि प्लेट के ऊपर प्लेट रखी हो, तो ये संरचना ऐसी आपको दिखाई देती है। और ये आपको दिखाई दे रहा है प्लांट में पाया जाने वाला सबसे मेन ऑर्गन है, जिसको आप बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट दो पार्ट में होता है, एक को हम बोलते हैं ग्रेनम, ये वाला जो सिक्का की ढेर जैसी ग्रेनम, एक एक सिक्के को थैलेक्वाइड, और यहाँ पर भरा जो लिक्विड है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ये भी डबल लेयर है, आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये भी डबल लेयर है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं डबल लेयर। यहाँ पर ये माइटोकांडिया है, माइटोकांडिया को भी आप अगर ध्यान से देखें तो ये भी डबल लेयर है। अंदर वाली जो लेयर है बेटा ये बहुत मुड़ी मुड़ी दिखाई दे रही है ना। यही जो ये निकला हुआ जो उंगली जैसा भाग है इसी को हम क्रिस्टी कहते हैं, और यहीं पर ऑक्सीसोम होते हैं, यहीं पर ऐसे छोटे छोटे, है ना, रैकेट की जैसी संरचनाएं होती हैं। वहीं पर वो सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एटीपी का, एटीपी को मुक्त करते हैं, किससे, है ना, पायरुवीक एसिड मतलब ग्लूकोज का जो है विखंडन तो हो ही जाता है बाहर ही, लेकिन और बाकी जो है यहाँ पर आते हैं तो जाकर के फाइनल होता है। ठीक है ना, क्लियर। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आगे बढ़ा जाए फिर, चलिए। तो आपने देखा, हमने देखा क्या, सेल की बात देख रहे हैं बेटा, हम लोग सेल पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेल पढ़ रहे हैं। और सेल में यहाँ पर माइटो का, एक सेकंड फिर से आप समझिए, ये क्या है, सेल है, सेल का अंतर्गत ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आपने कहा कि सर इसी में डीएनए वगैरह होते हैं, और यहाँ पर एक छोटी सी जगह पर होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। यहाँ पर आपने कहा कि सर यहाँ माइटोकांड्रिया होता है इस तरह का, और इसके चारों तरफ घिरी संरचनाएं होती हैं, एकदम जाली हो, जाली का, तो इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और यहीं पर इसके ढेर सारी तस्तरी जैसी संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल्गी बॉडीज बोलते हैं, है ना। सारी चीजें हम लोगों ने देखा था, लाइसोसोम वगैरह हैं ऐसे ही घूमते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं, इस पर राइबोसोम ऐसे लगा होता है। तो अच्छा, सबका काम भी आप लोगों को ये पता होगा कि पूरा का पूरा काम क्या है, कि भाई यहाँ से देखिए, यहाँ पर ऊर्जा मिलती, सबसे पहला काम तो माइटोकांड्रिया का होगा, ऊर्जा देगा, है ना, पूरा का पूरा। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, ये पूरा पूरा एनसीईआरटी, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से हल्का सा लेवल ज्यादा होता है, ताकि हाँ आपको हर बातें समझ में आ जाए। भाई हम कोशिश करते हैं कि आपको हर चीजें ना पूरी तरह से क्लियर, बस यहाँ से ऊर्जा मिलेगा, तो आप जानते हैं ये पूरा का पूरा फैक्ट्री है जहाँ पर राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यहीं पर राइबोसोम बना हुआ है। तो ये ऊर्जा का इस्तेमाल करके यहाँ पर प्रोटीन बनाता है, और जब प्रोटीन का निर्माण हो जाता है तो यहाँ से पहुंचती है प्रोटीन गोल्गी बॉडीज के पास, और गोल्गी बॉडीज क्या करता है, उसको व्यवस्थित करता है और प्रबंधित करता है। जहां पर जाना होता है वहां पर, मान लीजिए कोशिका से बाहर अगर कोई चीज जाना है तो यहाँ से बाहर जाती है। तो इतना काम क्या होता है किसका, ये इन सब का, क्लियर। और अगर कोई भी समस्या होती है तो आप जानते हैं कि ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम में बहुत खतरनाक खतरनाक एंजाइम भरे होते हैं, और ये एंजाइम इतने खतरनाक होते हैं कि बेटा कभी कभी अगर ये अंदर ही अंदर ये फट जाए तो याद रखना कि ये सारे के सारे ऑर्गेनल्स को क्या करती है, तबाह कर देती है। इसीलिए हम इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, क्योंकि ये अपनी ही कोशिका को पूरी तरह से कभी कभी क्या करती है, नष्ट कर देती है। बात इतनी क्लियर, पानी थोड़ा सा क्लियर। तो मेरे ख्याल से इस तरह से आप समझ रहे हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, राखी, राजदीप, जल्दी आइए भाई, ठीक है। तो ये तरीके आपने देखा था, ये हमने कल बात की थी बेटा, पूरी तरह से बात की थी, है ना। इसलिए आपको कल वाला जरूर वीडियो देखें, क्योंकि ये सेकेंड पार्ट है उसका, ठीक है। इसलिए आपको एकदम पूरा कवर करना है बेटा। हाँ रीना जी गुड मॉर्निंग, आइए आइए। तो ये सारा का सारा आप देख रहे हैं कि सबका एक क्रम है बेटा, सब क्या करना है, किसको क्या करना है, किस वक्त करना है, ये सब सारा का सारा फिट है। मैंने आपको बताया जो भी कुछ खाते पीते हो वो सारा का सारा यूटिलाइज एक एक सेल करता है। मैंने आपको पहले से बताया, देखिए ध्यान से आप समझिए। मैंने कहा हर कोशिका के आप कहीं भी काट करके देख लीजिए, है ना, अगर वो जीवित है तो वहां पर ब्लड जरूर निकलता है। इसका मतलब वो ब्लड वास्तव में गया क्यों है ना। ट्विंकल पटेल, ज्योति गुड मॉर्निंग, आइए। हाँ भाई जल्दी लेट वोट ना करिए, जो सिंसियर बच्चे अदरा वो एकदम अपने टाइम पे आ जाते हैं, बाकी तो आने जाने वाले तो यहाँ लगे रहते। इसका कोई ठीक नहीं, वो आएगा जाएगा, वो कोई मतलब नहीं। उनको सिलेक्शन थोड़ी लेना है, वो तो आते जाते रहेंगे ना। उनका तो बस यही है कि जगह जगह पर मुंह मारते फिरेंगे, देखते हैं क्या होता है। जो सिलेक्शन लेने वाले बंदे होते हैं बेटा, वो एकदम परसिस्टेंट होते हैं अपने बातों पर, और अपने जो उन्होंने जो डिसाइड किया हुआ है अपने निश्चय संकल्प पर, वो एकदम अडिग होते हैं, और इसलिए वो मेहनत करते हैं, ठीक है। इसलिए डोंट वरी, थोड़ा सा टाइम पे आकर आ जा करिए। हम्म
हाँ, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये आपकी कोशिका है। कोशिका में ये मैंने कहा कि ये उसका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये मैंने कहा बेटा गोल्गी बॉडी है। ये मैंने कहा बेटा न्यूक्लियस है ना? ये न्यूक्लियोलस है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इतनी बातें आप सब समझिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है लाइसोसोम। ये सब मैंने आपको कल बताया था कि इट्स जस्ट लाइक अ फैक्ट्री। ये फैक्ट्री की तरह है और हर काम करते हैं बेटा, हर काम। जितने हैं सबका काम होता है अपना-अपना। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा देगा ये और ऊर्जा प्राप्त करता है कौन? ये। अरे भाई जैसे ये मान लीजिए न्यूक्लियस मैंने कहा कि ये हेड ऑफिस है जहां पर सारे के सारे हेड लोग बैठते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर बैठते हैं, एमडी बैठता है यहाँ पर, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बैठता है, बॉस बैठता है, तो सारे के सारे लोग बैठते हैं, तो यहाँ पर भी बिजली की जरूरत पड़ेगी ना। तो यहाँ से ही सब कुछ मिलता है, जो भी काम हो रहा है, यानी सेल के अंदर जो भी काम हो रहा है, एवरी एवरी फंक्शन इज, है ना, जितना भी कुल जितने भी काम हैं वो किसके हेल्प से होते हैं? वो एटीपी के हेल्प से होते हैं। बेटा अभी आ जाएगी ज्योग्राफी की टाइम, अभी ज्योग्राफी आई नहीं है मेरी, ठीक है? ज्योग्राफी अभी आएगी बेटा। अभी एक्चुअली क्या है ना कि मेरे पास अभी लॉकडाउन के चक्कर में सारे के सारे स्टूडेंट चले गए, जो मेरा काम करते थे, जो सारा पीपीटी बनाते थे, वो सब चले गए। खुद से मुझे लिखना पड़ता है, खुद टाइप करना पड़ता है, खुद उसको पीपीटी बनाना पड़ता है, सब तब जा करके बनता है। इसलिए मेहनत हो जाती है कभी-कभी, इसीलिए मैं थोड़ा 10-15 मिनट लेट होता हूँ ना, तो सुबह मेरी आदत है 4 बजे उठता हूँ और 4 बजे के बाद ये बनाने की कोशिश करता हूँ, तो कभी-कभी लेट हो जाता है। इसलिए 10 हालाँकि 10 मिनट तो मैंने रखा ही है, 20 मिनट अगर लेट हो रहा है इसका मतलब है कि मैं थोड़ा-सा पीपीटी बनाने में मशगूल हूँ, और कुछ नहीं। समझ में आया? बाकी और कुछ नहीं होता। फिलहाल आपने यहाँ पर हमने सारी की सारी बातें बताई थी। अब एक बार पूरा का पूरा एक तरीके से हमको समझ लेना है कि रियलिटी क्या है। आप जब कोई भी खाना-पीना खाते हैं बेटा, याद रखिएगा, सारा खाना-पीना खाते हैं, आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, है ना? दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो सब चीज़ों से क्या मिलता है? आपको क्या मिलेगा? मैंने 5 चीज़ें ही तो बताई हमको चाहिए, 5 के अलावा और छठी कुछ है ही नहीं। बोलो भाई, क्या 5 के अलावा कोई छठी चीज़ है? कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ 5 चीज़, क्या-क्या है? तो आप हमको थोड़ा-सा बताइए कि 5 क्या चीज़ें ऐसी जो कि सभी जीव को खान सभी जंतुओं को खाना पड़ता है, एट लीस्ट 5 न्यूट्रिएंट्स। हमने न्यूट्रिएंट्स को टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ा था और थॉरोली मैंने एक-एक चीज़ को कवर किया था, इसीलिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, बताइएगा। ग्लूकोज़, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल वाटर, वेरी गुड बेटा, है ना? विटामिन आपने लिखा नहीं, बिना विटामिन के चलेंगे क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे लग रहा है कि वो जल्दी में नहीं लिख पाए, कोई बात नहीं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, व्लादिमीर पुतिन जी, हाँ, विटामिन्स मिनरल, वेरी गुड, बहुत सही। यानी यही 5 चाहिए, आपको क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए और मिनरल चाहिए, है ना? एटलीस्ट चाहे जो मैंने आपको बताया, चाहे मच्छर हो और चाहे सॉरी, सर्दी जुकाम होने लगा। कहीं कोरोना का तो प्रकोप नहीं भैया? अच्छा, तो यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल, ये 5 चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है? और ये 5 चीजें ये ध्यान रखिएगा, ये किसी भी तरीके से आपको ये कोशिका को चाहिए, आपको नहीं। आपका मतलब क्या? आपका मतलब है कोशिका। क्लियर हो रही बात? हाँ, सभी का सही है, वेरी गुड, बहुत सही। हाँ। थैंक यू। तो ये इस तरीके से आप 5 चीजें, हम यही चीज तो खाते हैं। आप सोचिए, आप क्या खाते हैं? रोटी। रोटी का मतलब कार्बोहाइड्रेट, चावल का मतलब कार्बोहाइड्रेट, आलू का मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट आप खाएं। दूसरा, दाल, अंडे, दूध, इसका मेन मतलब क्या? प्रोटीन, प्रोटीन भी आ रहा है। अगला, अगला क्या है? फैट यानी वसा। वसा का मतलब क्या? आप घी खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, ये वसा आ रहा है, बिल्कुल। इसी तरह से आप सब्जी, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां, है ना, या ढेर सारे मिनरल्स, ये क्या है? ये विटामिन है, मिनरल्स हैं, है ना? ये सारे विटामिन और मिनरल्स सब कुछ खा रहे हैं और सब खाने के बाद, पचने के बाद जो है वो वास्तव में आता कहां पर है? इसी ब्लड में तो दौड़ता रहता है। ब्लड का और काम ही क्या है भाई? आपके एक एक कोशिकाओं को जो आपने खाया पिया है वो पहुंचाए, क्योंकि इस्तेमाल तो उन कोशिकाओं में होना है। और क्या आपके, आप सोचते हो कि हमने खा लिया, पेट भर गया, इसका मतलब उतनी जगह है,
कि वो कोशिकाओं तक सबको पहुंचा देगा। रियलिटी तो ये है कि आपने जो खाया है वो एक-एक कोशिकाएं यूज करेंगी, ठीक है? लेकिन अब उस जब जो मटेरियल आ रहा है उसका यूटिलाइज कैसे हो, कौन करे? तो बेटा ये जो कोशिका के अंदर जो इतने ढेर सारे लोग भरे पड़े हैं ना, कोशिकांग जिसको आप बोलते हो, ये सारे के सारे को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स। हमने कल अच्छी तरह से समझाया था। सारे के सारे ये कोशिकांग हैं। अब इन्हीं का काम होता है बारी-बारी से, जैसे सपोज कीजिए, अब देखो बेटा मैं पूरा का पूरा समझाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ से ग्लूकोज आएगा कि नहीं आएगा? ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, भाई ये ग्लूकोज आएगा। यहाँ पर एमिनो एसिड आएगा, एमिनो एसिड मतलब प्रोटीन, क्योंकि पाचन के बाद तो यही बनेगा ना। फैट है तो फैटी एसिड, विटामिन और मिनरल्स ये सारे आएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, सबसे पहले जब ग्लूकोज आता है तो ग्लूकोज जो है यहीं पर टूट जाता है, है ना, यहीं पर टूट जाएगा और यहाँ से फिर पहुंचेगा कहां पर? यहाँ, ये यानी उस ग्लूकोज का इस्तेमाल कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया उससे क्या करेगा? उस ग्लूकोज को तोड़ेगा और यहां से ऊर्जा बनाएगा, यानी ग्लूकोज का इस्तेमाल हो गया, ऊर्जा बन गया। अब इस ऊर्जा को क्या किया जाएगा? यहां पर भेजा जाएगा एटीपी के रूप में। किस रूप में? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। मैंने आपको बताया था कि यहां पर कोई कटियाबाजों की जरूरत नहीं, ना तो कटिया फंसा सकते क्योंकि वायरिंग नहीं हुई है। यहां पर सीधे क्या है? वायरलेस जो है जाता है, याद रखिएगा। हाँ, यानी वाईफाई से जैसे बिजली दौड़ रही हो ऐसा होता है, ये बहुत एडवांस है। तो आपने देखा यहां से ये पहुंच गया, ठीक है। अब ऊर्जा हो गई। अब ये जब ऊर्जा पहुंच गया तो अब ये क्या काम करेंगे यहां? अब यहां पर मान लीजिए एमिनो एसिड आया भी है, तो ये एमिनो एसिड को क्या करेंगे? एमिनो एसिड को जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए दाल से खाया तो दाल का सारा एमिनो एसिड निकला है, तो दाल से यहां पर अब पूरा सेल में पहुंच गया एमिनो एसिड। अब इस एमिनो एसिड को ये राइबोसोम जो है यहां इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ले जाएगा और यहीं पर राइबोसोम इसको क्या करेगा? ये सारे एमिनो एसिड को जोड़ जोड़ के क्या बना दिया? प्रोटीन बना देगा। अब ये जब प्रोटीन यहां से बन जाएगी, चूंकि यहां से बनी जो प्रोटीन है अभी रफ प्रोटीन है, इसको यूज करने लायक जो है वो बनाने के लिए अब ये प्रोटीन यहां से जाएगी गोल्गी बॉडीज में। अब गोल्गी बॉडीज उसको व्यवस्थित करेगी और यूज करने लायक बनाएगी। अगर यूज करने लायक लिए बन गया, अगर आपको सेल के ही अंदर उस प्रोटीन की जरूरत है तो वो सेल में ही देगा, नहीं तो ये क्या करेगा? सेल से बाहर भेज देता है, यानी सेल से बाहर भेज देगा। हो सकता है कि इसकी अलग से कोई कोशिकाएं मिलकर के एक पाइप बनाई हो। मान लीजिए अगर हार्मोन बन रहा है, हार्मोन बन रहा है तो हर सेल के अंदर ही तो बनेगा ना हार्मोन। भाई सेल के अंदर ही तो बनेगा। जैसे मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि बेटा ये भी तो छोटे छोटे सेल से बनी है ना, तो इसमें जो सेल होंगे वो यहाँ पर बनाएंगे और ये सारा का सारा जब यहाँ से फाइनल हार्मोन बन जाएगा तो फिर इसी ब्लड में डाल देंगे। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही? मेरे ख्याल से सब बातें आपको, तो यही काम तो होता है सेल को, यानी इसको सब कुछ चाहिए। इसको विटामिन भी चाहिए क्योंकि ताकि ये काम आसानी से होता रहे, है ना। मिनरल्स चाहिए ताकि ढेर सारे एंजाइम बिना मिनरल्स के काम नहीं करते। तो ओवरऑल जो भी आपने खाया पिया वो सारा का सारा काम आपने देख लिया का यहां पर हो चुका है। मेरे ख्याल से बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। क्यों भाई, है कोई माई का लाल जो ना समझ पाया हो? बोलो भैया, है कोई? सब? कोई नहीं, वेरी गुड। हाँ, बिल्कुल बेटा, यही चीज तो देखिए मेन चीज क्या है, आप सेल को ही समझिए कि वास्तव में सेल क्यों है। तो सेल को आप समझिए बेटा, सेल ही सब कुछ है, क्यों नहीं है? आप क्यों हो? क्योंकि सेल है। याद रखिएगा, सेल क्यों है ये नहीं, आप ये बोलेंगे कि सेल की बात नहीं, आप क्यों? क्योंकि सेल है। आप जो कुछ भी डिमांड करता है वो सेल करता है। आप पानी भी पीते हो तो भी सेल के लिए पीते हो, क्योंकि ये सारा का सारा यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है बेटा। और हर कार्य जो होता है, जितने भी चीजें होती हैं वो सब और सब, हाँ, ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। क्योंकि आप जानते हो ये सारी पैकिंग करता है और पैकिंग करने के बाद एड्रेस वगैरह लेकर के इसको, मान लीजिए ये कोशिका से बाहर जाना है और कोशिका से बाहर जाना है तो ये चेक करेगा ना क्या चीज जा रही क्या नहीं, उसके पास लाइसेंस है या नहीं है, क्योंकि वो कहां आएगा? हाईवे पर, रोड पर आने वाला है। तो ट्रैफिक पुलिस उसको रोकेगा कि नहीं रोकेगा? तो इसलिए पहले ही यहां पर ट्रैफिक की तरह पूरी तैयारी कर देता है। क्योंकि भाई आप जानते हो कि अगर यहां पर ऐसी चीजें कुछ आ गई जो डब्ल्यूबीसी के संपर्क में आई और लगा कि डब्ल्यूबीसी को लगा कि ये हमारे बॉडी की नहीं है, तो उसका धुआं धुआं उड़ा देगा, वो बेकार कर देगा, फिर वो ब्लड से कोई चीज नहीं जा सकती। आप जानते हो कि डब्ल्यूबीसी वहां पर रहता है कि फालतू चीजें आप नहीं जा सकते, इसलिए ये ट्रैफिक पुलिस की तरह ही काम करेगा। पहले पूरी चीजों का चेक कर लेता है, यानी लाइसेंस वगैरह, कौन जा रहा है बाहर, कौन जा रहा है, सबका लाइसेंस चेक कर लेता है। इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं, क्योंकि ये एड्रेस वगैरह भी पूरा का पूरा बताता है कि किसको कहां जाना है, किसको कहां जाना है। समझ में आ रही बात?
जैसे ब्लड में आ गया कोई, तो ब्लड में भैया कोई पता है क्या कहाँ जाना है? नहीं, क्योंकि उनको एड्रेस पता है। जैसे जैसे डब्ल्यूबीसी मिलते जाते हैं, वो बार बार पूछता जाता है कि भैया नहीं, हालांकि आप जानते हो ये गाड़ी पर बैठता है, ओला टाइप का, आप जानते हो प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको एल्बुमिन प्रोटीन। बेटा जो मेरी पूरी क्लास लिया होगा वो अच्छी तरह से समझ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, और जिसकी नई क्लास रही होगी उसको थोड़ा सा समस्या आएगी, है ना? तो आप यहाँ बस वही देखिएगा, यानी हाँ बिल्कुल कोरोना पुलिस, बिल्कुल सही कहा। एक एक चीजों को चेक करता है ये। तो आपने देखा कि क्या किया, ये सबसे पहला काम किया कि इसने एक एक चीजों को चेक कर लिया कि किसको बाहर जाना है, क्योंकि आप जानते हो यहां से व्यवस्थित होने के बाद भी बाहर निकलते हैं, और इसीलिए बोला जाता है ये क्या, ये स्राव करता है। स्राव मतलब चीजें जो इस कोशिका से बाहर निकलती हैं उसको हम बोलते हैं सिक्रीशन, श्रावण। तो आप देखिए इस कोशिका से मान लीजिए हार्मोन बना, तो इस सेल में आया, तो ये क्या किया, उसको शरीर कोशिका से बाहर निकालते, इसको बोलते हैं श्रावण करते हैं। ठीक है ना बात? इतनी बात आप समझेंगे, और कुछ भी नहीं है, यही सब कुछ है। इज दैट क्लियर? इतना ओवरऑल है ना? तो आप अगर इतना समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वही आज पढ़ना शुरू करेंगे हम, अंतःप्रदब्बी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप जानते हैं इंडोप्लाज्मिक, इंडोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, जो अंदर भरा हुआ द्रव्य है ना, अंदर भरा हुआ जो जीव द्रव्य है उसी को बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक। फिर रेटिकुलम का मतलब क्या होता है बेटा, जाल। तो जाल की तरह आप देख रहे हैं चारों तरफ से, न्यूक्लियस के चारों तरफ जाल की तरह पूरा फैला हुआ है, इसलिए उसको अब इसी कारण से इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक। इंडो मतलब अंदर, जानते हो, तो प्लाज्मा मतलब वो जो प्लाज्मा भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म जिसको आप बोलते हो वो, और उसी के अंदर भरा हुआ क्या, जाल, तो इसलिए उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, है ना? भाई ये मैंने आपको क्या बताया बेटा, इंडिया ने तो ये खोजा नहीं था, है ना? नहीं तो अगर अंदर वाला खोजा आता तो हम बोलते भीतरी जाल। भाई ऐसे हिंदी में नाम उसका रखते, भीतरी जाल, यानी भीतर पाया जाने वाला जाल। लेकिन भीतरी जाल तो आपको याद हो जाता, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। सर ज्यादा टफ, कुछ टफ नहीं है बेटा। हाँ, अरे भाई आप इंडिया तो खोजी नहीं ना, इसको पोर्टर साहब ने खोजा, तो वो इंडिया को तो थे नहीं। खैर उससे मतलब नहीं कौन खोजा, भाई इंडिया नहीं खोजा, नहीं तो हम इसका क्या रखते, भीतरी जाल, क्योंकि जाल की तरह तो ही है। लेकिन इसको खोजा कौन, तो भाई वो अपने हिसाब से रखेंगे, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। अरे मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि भाई है तो वही ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हिंदी बताओ तो थोड़ा हमको। भाई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हिंदी बताई जाए तो क्या होगा, तो वही तो कह रहे हैं, वो पोर्टर साहब ने खोजा था, तो उससे आप समझ ही सकते हैं कि वो अपने यहाँ का रखेंगे नाम कि आपके यहाँ का रखेंगे नाम। ठीक है, नाम नहीं है कुछ, ये बता रहे हैं कि अंदर का जाल, और हम उसी को शॉर्ट में बोलते हैं, और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ई आर। ठीक है ना? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझिएगा। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन मकसद क्या होता है? कुछ नहीं, ये मैंने आपको बताया जैसे प्रोटीन का फैक्ट्री, पूरी सेल को मैंने क्या बताया था, प्रोटीन फैक्ट्री है। तो प्रोटीन जो है वो कहां पर बनाई जाए, फैक्ट्री। भाई आप क्या हेड ऑफिस में ले जाकर के बनाओगे क्या सारा मटेरियल निकाल कर? उसको एक बड़ा सा हॉल चाहिए, एक बड़ा सा वर्कशॉप चाहिए जहां पर वो बनाए, है ना? ठीक है, तो यानी कहने का मतलब, मेरी बात को आप समझिएगा, यानी जो भी चीजें यहां पर हो रही हैं जो इसके अंदर, तो आप प्रोटीन बनाएंगे कहां? तो प्रोटीन के बनाने के लिए एक बड़ा बड़ा हॉल चाहिए ना, बड़ा बड़ा एक वर्कशॉप, तो वहां पर, तो ये भी अंतःप्रदब्बी जाल का वो यही कर रही है। ठीक है, अब क्या करिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये क्या है, देख रहे हैं ना? हाँ, झिल्लियों का मतलब एक तंत्र है, ढेर तरफ से पूरा जाल टाइप का है। ये याद रखिएगा, ये आरबीसी को छोड़कर यू सभी प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिका, वैसे भी आप जानते हो आरबीसी में कहाँ कोशिकांग पाए जाते हैं, जब वो मैच्योर हो जाती है तो बेटा उसमें कोई कोशिकांग पाए ही नहीं जाते। अच्छा, मांसपेशियों में जो होता है, मांसपेशियों की जो कोशिकाएं होती है जिसको हम मायोसाइट बोलते हैं या मसल्स कोशिका बोलते हैं, उसमें जो पाए जाते हैं इसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक ही बात है, बस नाम अलग अलग है ना? और क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। आप जानते हो बेटा कि आपके मसल्स में अगर कैल्शियम ना हो तो आपको बड़ी थकान लगेगी, आप काम नहीं कर पाएंगे, बार बार दर्द होगा आपकी, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होता है वो सारा का सारा जो है, मतलब आपका जो संकुचन हो रहा है, ये भी जो है वो कैल्शियम की वजह से होता है, इसलिए उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप पढ़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो पाया जाने वाला जो द्रव्य होता है ना उसको सार्कोप्लाज्मा बोलते हैं, तो इस कारण से आप समझिए। उपापचय से संबंधित, उपापचय मतलब जो कोई भी चीज निकालता है, मतलब सिक्रीट करेगा, कोई मटेरियल देगा, कोई एंजाइम देगा, कोई हार्मोन देगा, कुछ भी काम करेगा,
उस जैसे यकृत क्या करता है, ढेर सारे मटेरियल को, अग्नाशय आपने देखा ढेर सारे मटेरियल को क्या करता है, सीक्रेट करता है। तो आप जानते हो कि अंतःप्रद्रवी जाल के या जो भी चीजें, सारी चीजें जो ज्यादा मटेरियल बनाने वाले हैं, मटेरियल जहां पर बनेगा वहां पर अंतःप्रद्रवी जाल का बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः कोशीय परिवहन का काम करती है। अंत मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंदर ही अंदर जो भी चीजें, जैसे आप अभी आपको मैंने बताया, यहां पर देखिए इस वाले पोर्शन में मैंने समझाया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंत मतलब अंदर ही अंदर जो भी चीज बनेगा वो अंदर ही रहेगा, यानी यहां से यहां पर ये कर सकती है, जो भी बनता है यहां आ जाता है। और भी कहीं पर अगर यूज होता है तो हालांकि बिना, आप जानते हो गोल्गी बॉडी से जो भी कोशिका के अंदर बनता है, जो भी मटेरियल बने बेटा, जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रोटीन बने, अगर लिपिड भी बनता है, ग्लाइकोजन भी बनता है या और भी कुछ बनता है, तो वो सबसे पहले कहां जाता है, आप ये जानते हैं, वो आप कहां पहुंचता है बेटा, गोल्गी बॉडी में। बिना गोल्गी बॉडीज के इजाजत का कहीं, तभी तो बोलते हैं ना ट्रैफिक पुलिस है, किसको जाने देगा या किसको नहीं जाने देगा ये डिपेंड करता है इस पर, ठीक है ना। तो लेकिन यहां से ये, यहां जो मटेरियल बनेगा यहां से यहां चला जाएगा, इसलिए बोलते हैं अंत परिवहन, यानी कोशिका के अंदर ही अंदर जो भी ये आता जाता है, यहां बनेगा तो भी यहां से आएगा, अंत परिवहन होगा, ठीक है ना। लेकिन बाह्य परिवहन की बात करेंगे, अब कोशिका से बाहर अगर जाने की बात करेंगे तो वहां पर आपको गोल्गी बॉडीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से, एक एक चीजें समझिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि वास्तव में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, एक समझ लीजिए कि ये बड़ा सा घर है, ये बड़ा सा हॉल है, जहां पर राइबोसोम जो है वो एक कर्मचारी के रूप में है, और यहां पर जब मटेरियल आता है तो राइबोसोम वही मिक्स करके जो है प्रोटीन का निर्माण कर देता है, ठीक है। बस यही है, सिंपल सी बात, और कुछ नहीं है। क्लियर। अब देखिए, अब आगे ये दो प्रकार का होता है, राइबोसोम जो है ना बेटा वो दो प्रकार का होता है। एक के ऊपर आपने देखा था कि सॉरी, ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो दो प्रकार का होता है, क्योंकि आपने देखा था कि एक जगह क्या था, कुछ जगह पर राइबोसोम जाकर के राइबोसोम के दाने चिपक जाते थे, जिसकी वजह से उसकी सतह क्या हो जाती, खुरदरी हो जाती थी। यानी राइबोसोम की उपस्थिति की अगर वजह होगी तो उसमें वो खुरदरी हो जाती थी, इस कारण से हम उसको रफ बोलते थे। रफ मतलब खुरदरा, रफ का मतलब क्या होता है, खुरदरी मतलब यहाँ देखिए ये खुरदरी हो जाती थी, इसलिए इसको हम क्या बोलते थे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते थे। और जहां पर मैंने आपको बताया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बेटा वो आप कह सकते हैं वही सारी चीजें, लेकिन हम सिर्फ इतना समझेंगे कि ये सिर्फ जाल से बनी है, ये सिस्टर्नी टिबुल्स वगैरह की यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको, क्योंकि हमको ये सब नहीं पढ़ना बहुत ज्यादा, क्या है क्या नहीं, बस हमको इनके काम को समझना है, कहाँ पर आते हैं ये समझना है, मोटी मोटी चीजें। तो आपने देखा कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका इसलिए बोली जाती है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम बैठा होता है। और मैंने आपको बताया कि बेटा राइबोसोम जहां भी जाता है वो अपना ही काम कराता है, वो देखने में तो सबसे छोटा ऑर्गेनल है, लेकिन बेटा दबंग अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि उसका निर्माण कहां हो रहा है, न्यूक्लियोलस में, केंद्रिका यानी बॉस के पास। अब सोचो जिसके ऊपर बॉस का हाथ होगा तो जाहिर सी बात है कहीं भी जाएगा वो कहेगा कि बेटा तुम समझ रहे हो मैं कौन हूं, मुझे पहचानते हो, मुझे जानते हो, मैं बॉस का पीए हूं, मतलब बॉस के से संपर्क में है ना। तो उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेरी गुड। अब बात करें अगर, और इसका काम क्या होगा, फिर प्रोटीन संश्लेषण, आप जानते हो राइबोसोम अगर रहा तो प्रोटीन संश्लेषण कर, कहीं भी राइबोसोम अगर रहेगा याद रखिएगा कहीं भी, हालांकि वो जानते हो राइबोसोम जाकर के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बैठता है या न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जहां पर भी बैठा है, सब जगह वो क्या बनाना चाहेगा, हालांकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है तभी जाके एक्टिव होता है, वो न्यूक्लियर के न्यूक्लियो जो न्यूक्लियर का जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उस पर वो बैठा होता है, बस आ रहा होता है, मैच्योर होकर के आना होता है उसको। तो यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रोटीन से, यहीं पर स्मूथ, जहां पर राइबोसोम क्या है, अनुपस्थित। हाँ बिल्कुल बेटा, राइबोसोम कहाँ से बनता है, राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस में। तो न्यूक्लियोलस क्या है, पूरे का बॉस है, तो जाहिर सी बात है बॉस का हाथ जब जिसके ऊपर होगा तो आप सोचो ना, जहां भी पहुंचेगा, अब सोचो इतनी बड़ी जगह पर पहुंचा और अपना हुकूमत जमा लिया, इसलिए ध्यान रखिएगा है बहुत शक्तिशाली, राइबोसोम से शक्तिशाली कोई भी नहीं है अगर केंद्रक को छोड़ दिया जाए, डीएनए को छोड़ दिया जाए, क्योंकि राइबोसोम वास्तव में मैंने आपको एक दिन बताया था, अगर हमने आप अगर पढ़े होंगे कि पूरा का पूरा न्यूक्लिक एसिड जब हम पढ़ा रहे थे उसमें हमने बताया था कि राइबोसोम कुछ नहीं बल्कि वो डीएनए का ही बेटा है, याद आ रहा है ना। राइबोसोम वास्तव में है क्या, वो डीएनए का ही बेटा है बेटा, तो डीएनए तो मालिक है ना इस कोशिका का,
भाई जो अंदर बैठा हुआ है कौन, केंद्रक के अंदर कौन बैठा है, डीएनए। तो डीएनए ही तो इसका बॉस है पूरा का पूरा, और उसका जिसके ऊपर उसका हाथ होगा, तो समझ सकते हो कि क्या करेगा। बिल्कुल। तो राइबोसोम जो होता है वो डीएनए के लड़के हैं, इसलिए जाहिर सी बात है बॉस का लड़का तो मालिक ही है, तो पावर तो होगा ना उसका। ये ध्यान रखिएगा। बस आप कोई भी चीज को एज्यूम करने की कोशिश कीजिए बेटा, और कुछ नहीं है। इसी तरीके से बनाया गया है सब चीजों को समझने के लिए। अब राइबोसोम की अगर अनुपस्थिति हो जाएगी तो वो क्या हो जाता है, सपाट हो जाता है। और जब सपाट हो जाता है तो यहां पर क्या बनेगा, ग्लाइकोजन और वसा। यानी अगर पूछा जाए लीवर सेल में, अगर पूछा जाए तो लीवर सेल में क्या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बहुतायत होती है। भाई कोशिकाएं तो सबकी हैं बेटा, सबकी। ये नॉर्मल आपकी बाहर की भी कोशिका है। तो क्या बाहर की कोशिका में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा बहुत एडवांस है, बिल्कुल होगा, लेकिन एडवांस तो नहीं होगा ना। लेकिन लीवर की आप निकालेंगे या पैंक्रियाज की निकालेंगे तो उसमें बहुत ढेर, क्योंकि उसमें ढेर सारा मटेरियल बनना होता है। तो जहां पर याद रखिएगा, जो सेल यानी जो अंग कुछ न कुछ चीजों को निकालता होगा या कुछ न कुछ चीजों को बनाता होगा, वहां पर सबसे ज्यादा अगर किसी की मात्रा होगी तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और इसके बाद गोल्गी बॉडीज की। ये दोनों आप दिमाग में एकदम धसा लीजिए कि कोई भी कोशिका अगर कोई भी पदार्थ को बाहर निकाल गएगी, कोई भी चीज, चाहे जो, और आप जानते हो ग्लैंड, जो भी ग्लैंड होती है वो कुछ ना कुछ तो निकालती है, मैंने ग्लैंड को पढ़ाया था। तो ग्लैंड कुछ ना कुछ तो निकालती हैं, ग्रंथियां। तो ग्रंथियां मतलब जो ग्रंथियों की जो कोशिकाएं बनी होंगी, तो ग्रंथियों की भाई कोशिका तो एक ही जैसी सारी होंगी, सब में यही स्ट्रक्चर, सब में यही कोशिकांग पाए जाएंगे, लेकिन सब में अलग अलग होंगे। किसी में कोशिकांग की मात्रा, किसी अलग अलग कोशिकांग की, जैसे आपको मैं बात करूं, जैसे मांसपेशियों का काम क्या होता है। भाई मांसपेशियों का काम क्या होता है, आपको ध्यान रखिए। मांसपेशियों का काम होता है और मतलब काम कराना। भाई हड्डियां तो काम नहीं कराती ना। आपको जो मूवमेंट हो रहा है, जो बातें हो रही, जो चलते हो फिरते हो, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, सब मसल्स की वजह से। तो मसल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इसका मतलब मसल्स के जो मसल्स कोशिकाएं होंगी, यानी जो मांसपेशियों की, आपकी जो पेशियों की कोशिकाएं होंगी, उन कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया भरपूर मात्रा में भरा रहेगा। क्यों, क्योंकि माइटोकांड्रिया ज्यादा ऊर्जा देता है, ऊर्जा देने का काम करता है, तो ऊर्जा देने के लिए उस माइटोकांड्रिया में खूब भरी होगी। इसी तरह से अगर हम लीवर की बात करें, तो लीवर में आप देखोगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज भरपूर भरा होगा। क्यों, क्योंकि वो आप देख रहे हैं कि ढेर सारा मटेरियल निकालता रहता है। आप जानते हो कि भाई सारा का सारा जो जो पित्त रस बनता है वो भी तो वहीं पर बन रहा है, और हर चीजें, जितनी भी चीजें हैं वो इसी तरह से अग्नाशय, अग्नाशय की भी शेल में जो है वो ये ढेर सारे पाए जाए। यानी कुल मिलाकर के आप बातों को समझने की कोशिश करना बेटा। ये जितने भी आपके ऑर्गेनल दिखाई देते हैं ये रहेंगे सब कोशिकाओं में, लेकिन किसी किसी कोशिका में जैसे जैसे उसका काम जो भी होगा उसके हिसाब से वो क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। इतनी बात आपको ध्यान में रखना, एकदम दिमाग में घुसा लेना है। क्लियर ना। हम्म। तो इस तरह से देखिए, यहाँ ग्लाइकोजन आप जानते हो लीवर में ही पूरा ग्लाइकोजन बनता है, पूरा लिपिड बनता है। तो सारे भाई लिपिड, आपने लिपिड का मतलब समझ रहे हो ना, कि सारा का सारा बताओ, सारे के सारे मैंने आपको बताया था जितने भी एलडीएल हैं, एचडीएल है ना, वीएलडीएल है, मतलब जितना भी आपने देखा था लिपिड्स या ग्लाइकोलिपिड्स की बात कर लें, तो सारे के सारे सब वहीं पर बनते हैं बेटा, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान में रखना है और बार बार इश्यू को पढ़ना है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ग्लाइकोजन और वसा का संश्लेषण करना, यानी ग्लाइकोजन और फैट को बनाएगा, लिपिड को बनाने का काम करता है ये। और अब आप देखो ग्लाइकोजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और फैट क्या है, आप समझिए ना, लिपिड है, और प्रोटीन क्या है। तो आप देख रहे हैं ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सब चीजें बन रही हैं, प्रोटीन भी बन रही है ना, कार्बोहाइड्रेट भी बन रही है, और तो और वसाएं भी बन रही हैं। तीनों चीजें यहीं पर हो रही। आपके बॉडी को यही तीन तो चाहिए, और क्या चाहिए बोलो, बोलो भाई। हाँ, ग्लाइकोजन और वसा की बात करें, फैट की बात है, लिपिड की बात करें, तो सब कुछ तो यही बन रहा है ना। अब यही तीनों जो बनेंगे, अब यही तीनों कहां जाएंगे, गोल्गी बॉडीज के पास। यस। और गोल्गी बॉडीज को आपने कहा ट्रैफिक पुलिस है, पोस्ट ऑफिस है, मैनेजर है, उसको सब बोला जाता है। उसको कोशिका का मैनेजर भी कहा जाता है, उसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, उसको कोशिका का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। हर चीजें जो भी कोशिका से बाहर होने वाली हैं, वो सब का सब जो है वो कौन सेट करेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सॉरी गोल्गी बॉडीज। और अंदर की चीजों को तो आप जानते हो यही कर, लेकिन अंदर वाली भी चीज, लेकिन जो भी बनेगा याद रखिएगा, ये जो भी चीजें बन रही, ऐसा नहीं है कि बिना गोल्गी बॉडीज के परमिशन के भी वो कहीं पर जाएं ना, वो कहीं नहीं जाएंगे। जब ये सारा चीज बनेगा तो सब इंडोप्लाज्मिक उठा करके दे देगा, कहेगा कि ये लो भाई, हमने अपना काम कर दिया, बना दिया है, अब कहां कैसे कितना भेजना है वो आप पैक करो। ठीक है, सारा जितने भी एंजाइम है, जितने भी हार्मोन है, जो भी मतलब एवरीथिंग जो भी बनना है, बनता तो वो यहां पर है, कहां पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लेकिन उसको यूज करने लायक कौन बनाता है, हाँ, उसको यूज करने लायक कौन बनाता है, ठीक है।
उसको यूज करने लायक कौन बनाता है? उसको यूज करने लायक बनाता है गोल्गी बॉडीज। यस, आप समझिए, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल होता है। आगे, अब गोल्गी बॉडीज देखिए, काम वहां पर मैं इसीलिए ऐसा बनाया होता है ना। हाँ बिल्कुल बेटा, सेल का जो भी ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट मैंने समझाया तो था कि ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। कोई भी चीज का परिवहन करना होगा, बाहर जाना होगा, अंदर आना होगा, सब चीजें ये करेगा। और अपना देखिए अभी ना, अभी और देखिए ना काम क्या है गोल्गी बॉडीज का। गोल्गी बॉडीज ही बनाता है किसको भाई? अच्छा ये बताओ, आगे आप जानते हो सारा का सारा मटेरियल, हर मटेरियल चाहे जो बने, एंजाइम बने, हार्मोन बने, है ना, या और भी म्यूकस बने, या बॉडी का कोई भी दुग्ध बने, दुग्ध की बात कर रहा हूं, दूध वो बने, है ना, लार बने, है ना, म्यूकस बने, सेरुमिनस, यानी कुछ भी अगर बन रहा है किसी भी सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर, तो वो सारी की सारी यही दो मिलके ही करते हैं व्यवस्था। ध्यान रखिएगा। हाँ, मटेरियल अलग से आता है, ऊर्जा कोई अलग देता है, लेकिन ये दोनों की आपस में बहुत ही होती है। वहां पर बना करके सीधे यहां आएगा और फिर वहां से आगे काम होगा। क्लियर हो रही बात? इतनी आपको दिमाग में एकदम चिपका लेना है। हाँ, ठीक है, चलो, यानी कि हर बात को बेटा देखिए, सिंपल सी बात है, आप लोग चैट की तरफ बिल्कुल भी मत ध्यान दीजिए। चैट में कुछ लोग होते हैं ऐसे ही, उनको पढ़ना थोड़ी है, वो तो डिस्टर्ब करने आते हैं। वो तो जिस दिन दिमाग गड़बड़ होगा सबको ब्लॉक कर देंगे, उसमें आएंगे ही नहीं। इसलिए पढ़ वो, क्योंकि जब ब्लॉक कर देंगे तो आसानी से आप लोग पढ़ोगे। इसलिए आप बिल्कुल इस तरह के बहुत भी भद्दे भद्दे मजाक बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है, याद रखिएगा। और पढ़ने आए हो तो सुबह के समय उठे हो तो बेटा उसका फायदा ले लो, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब होता है कि आप सीधे भगवान के साथ संपर्क कर रहे हो, माँ सरस्वती के साथ में भी बैठे हो, तो इसलिए हमेशा पढ़ाई करो। कुछ लोग होते हैं क्या करेंगे, वो उनका ना, मैंने आपको बताया ना, जीन, जीन में भी ना कुछ उत्परिवर्तन हो जाता है बेटा। वो अपने कंट्रोल में थोड़ी रहते, वो जीन जो है ना उनको बराबर यही करने को करता है, तो उनको कंट्रोल तो अपने पे है नहीं। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए ये समझ के भूल जाना, अगर कोई इस तरह से बोल रहा है, ये समझ के भूल जाना कि ये कोई डिस्टर्ब कर रहा है। वो डिस्टर्ब नहीं करता बेटा, उसका जेनेटिक ऐसा है ना, उसको माँ-बाप से उससे मिला हुआ है। वो भाई जीन किससे मिलता है? माँ-बाप से मिलता है। तो जो इस तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं, वो सिंपल सी बात है, वो अपने मम्मी-पापा का सारा गुण जो है, वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप लोग प्लीज़ कोई भी उससे आप बिल्कुल भी डेविएट, बेटा याद रखना, आपको सिर्फ़ अर्जुन की तरह जो है आपको मछली की आंख दिखनी चाहिए, यानी आपको सिर्फ यूपीएससी दिखना चाहिए, अगल बगल कौन है नहीं मतलब है। ऐसे रास्ते में तो अभी आपको इतने मिलेंगे, इतने मिलेंगे। इन सबका बड़ा आभार भी है कि कम से कम इनको नहीं देख रहे हैं। क्लियर? इसलिए आगे बढ़ो, उसके बारे में सोचना नहीं है। इज दैट क्लियर? हाँ, इन सब का आप लोग, मैं देखता हूं कि जो अच्छे बच्चे भी हैं वो भी जो है कभी कभी इन बातों पे आ जाते हैं। नहीं बेटा कुछ नहीं, आपका तो फिर यह इसका मतलब है कि अभी आप अच्छे नहीं हो, अच्छे बनो। कोई भी कर रहा है, कोई भी कर रहा है। क्या आपको लगता है कि क्या मैं कभी चैट से इधर से उधर होता नहीं? क्या चैट में नहीं देखता? मैं देखता हूँ, लेकिन ऐसा मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता क्योंकि मैं पढ़ाने में हूँ, ठीक है। और इसलिए हाँ, थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि क्या करें, मैं भगवान को कहता हूँ भगवान इसको बुद्धि दे, है ना? इनके जीन के पैटर्न को थोड़ा-सा अगर सुधर जाए तो सुधार दे भगवान, थोड़ा कुछ म्यूटेशन कर दे, अभी कर दे, है ना? ताकि थोड़ा अच्छी बात सोचने लगे। लेकिन अब जो हुआ वो हो गया। खैर छोड़ो बेटा। तो यानी आपने देखा कि वहां से बनी, तो कहां पर बनी? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सब कुछ बन गया बेटा, जितना इस्तेमाल करने वाला होगा। ए भाई हार्मोन है, हार्मोन या तो प्रोटीन का बना होगा और या तो क्या बना होगा, लिपिड्स का बना होगा। कोई भी चीज है, आप सेल मेम्ब्रेन को ही देख लो, किससे बना है? मान लो सेल मेम्ब्रेन कहीं पर डैमेज है, तो सेल मेम्ब्रेन को बनाना है तो पहले प्रोटीन बनेगी और फास्फोलिपिड बनेगी। तो ये सारा का सारा फास्फोलिपिड और प्रोटीन ये सब मिलकर लिपिड बनाएगा कौन? है ना, स्मूथ वाला बनाएगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और प्रोटीन कौन बनाएगा? रफ वाला बनाएगा। तो और ये दोनों आकर आएंगे कहाँ? कहां पर आएगा ये? गोल्गी बॉडीज के पास। और गोल्गी बॉडीज इन दोनों को मिक्स करेगा तो बनाएगा फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन। और जहां पर मान लीजिए कोई कोशिका झिल्ली कोई टूटी फूटी है, वहां पर मरम्मत कर देगा, या कोई नई बनानी है तो वो नया बना, यानी जो भी चीजें होती है बेटा, ये यही आपके दिमाग में आना चाहिए। यानी ऐसी बातें होनी चाहिए ना, आपको लगे कि अरे सर क्या बात है, बड़ा मजा आ गया। यानी हर चीजों का आपको यही नहीं याद रखना, ये तो बेटा अभी मैं सिर्फ साइंस पढ़ा रहा हूं।
जब ज्योग्राफी में उतरेंगे ना, तो ये सारे साइंस का एप्लीकेशन है, याद रखना। इसीलिए मैं पहले साइंस पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी नहीं। याद रखना, हर चीज का एप्लीकेशन होता है। और फिर आपको इन्वायरमेंट पे जब आएंगे, तो जब मैं बायोडाइवर्सिटी को पढ़ाऊंगा, तो बेटा आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको कैसे समझ में आएगा कि कोई चीज यहां पर क्यों है? फिर बायोडाइवर्सिटी पढ़ाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि नीश क्या होता है। तो हर चीजों को एक एक जगह पर पढ़ना है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का मतलब है पूरी की पूरी बायोलॉजी, है ना? तो आप अगर अच्छी तरह से जानना चाहते हैं और कोई क्यों एक्सटिंक्ट कैसे हो जा रहा है, वो क्यों चला जा रहा है, क्योंकि हर चीजों का एक लेवल होता है बेटा। जब इसको समझ लेते हो ना, तो हर चीजें बड़ी बेहद आसान लगती है। नहीं तो जो साइंटिफिक सोच वाले नहीं होते ना, भाई सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा ना जो साइंटिफिक सोच का होगा। जब तक आप साइंटिफिक नहीं सोचेंगे बेटा, साइंटिफिक का मतलब होता है सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध चीजों को बनाना, समझना। क्लियर हो रही बात? तो ये आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा, कुछ है नहीं। बिल्कुल बेटा, क्योंकि सब कुछ तो साइंस है ना, आप भी तो साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से बने हुए हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से बने हो ना, कि ज्योग्राफी से बने हुए हो? बोलो, इकोनॉमी से बने हुए हो? बेटा इसी से बने हुए हो, तो आपकी सोच भी ऐसे ही होनी चाहिए। आप, मैं हाथ घुमा रहा हूं, बोल रहा हूं, ये सब फिजिक्स है, समझ में आ? लेकिन मैं बोल रहा हूं, अंदर से जो ऊर्जा मिल रही है, वो सब केमिकल लोचा है। और मैं जीवित हूं, मेरी सारी चीजें काम कर रही हैं, इसका मतलब मैं बायोलॉजी हूं, सब कुछ है ये। इसलिए ध्यान रखिएगा बेटा। क्लियर? तो यहां पर फिलहाल यानी सारा चीज कहां बनता है बेटा? हर चीज कहां बनेगा? लेकिन वो बनेगा क्यों? क्योंकि ऊर्जा मिल रही है। कौन दे रहा है ऊर्जा? माइटोकांड्रिया। देखिए कितना सिंपल है। माइटोकांड्रिया, अच्छा ये ऊर्जा कहां से मिल रही? सब बाहर से आ रहा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को तोड़ ताड़ के वो ऊर्जा बना रहा है, मतलब ऊर्जा निकाल रहा है। और ऊर्जा से बनाया क्या? ऊर्जा को भेजा सब जगह, जितने भी ऑर्गेनल हैं जो काम कर रहे हैं, ये गोल्गी बॉडीज को भी जो भी काम करना है, एटीपी वो वहीं से लेगी बेटा। ऊर्जा का जहां भी एक ही स्रोत होगा, वो भी क्या है? माइटोकांड्रिया। ठीक है, माइटोकांड्रिया से ऊर्जा मिली, वो बनाया कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहां पर बना क्या? सारा मटेरियल। और फिर उसको व्यवस्थित और यूज करने लायक कौन बना दिया? गोल्गी बॉडी। यही तीन तो है, बस यही है, यही तीन का मिक्स है। हाँ, ये सारा चीज कंट्रोल कौन करेगा? वो तो न्यूक्लियस करेगा। आप जानते हो वो केंद्र है, केंद्र सरकार ही सब कुछ करती है। सारा चीज क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है, कब हो रहा है, ये सारा का सारा तो अंदर के द्वारा। लेकिन वो तो सिर्फ कंट्रोल करेगा ना भाई। जैसे डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर जो होता है, वो मूवी में सामने हीरो की तरह थोड़ी काम करता है, वो तो पीछे रहता है ना, पर्दे के पीछे। लेकिन रियलिटी तो वो डायरेक्टर है, सब कुछ वही डायरेक्टिंग कर रहा है। तो रियल यानी जो आपके सामने जो मूवी चल रही है, ये जो देख रहे हो, इस पर हाथ किसका है? न्यूक्लियस यानी डीएनए का। और क्या समझ रहे हो? ये सब कौन करवा रहा है? ये करवा रहा है डीएनए। लेकिन जो आपको दिखेगा, जैसे पिक्चर में आपको एक्टर और एक्ट्रेस दिखती हैं, विलन दिखता है ना? या लेकिन यहां पर भी वही है, जो डायरेक्टर है, इसीलिए उसका डीएनए नाम, वो भी डायरेक्टर साहब है। डी से डायरेक्टर, डी से डीएनए। तो यानी डायरेक्टर साहब अंदर बैठे हुए हैं, और वो वहीं से सारा संचालन करवा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उनके बेटे आते हैं, राइबोसोम तो उनका बेटा ही है डायरेक्टर साहब का। वो आता है, अपना देखता रहता है क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, बस समझना है, बस इतने समझ गए तो काम खत्म। ठीक है ना? अब देखिए, यानी कहने का मतलब आपने देखा कि गोल्गी बॉडीज, गोल्गी का है। अच्छा, इसकी भी उत्पत्ति कहां होती है? ये देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, वहां से छोटे छोटे बुलबुले निकलते हैं, जब बन जाता है ना, तो वहां से पोटली बनती है। कहां से? भाई जैसे जैसे वो बन रहे हैं, मान लीजिए प्रोटीन बना, तो प्रोटीन की एक छोटी सी थैली आएगी, और ये आकर के आपस में मिलती जाएगी, तो पूरी प्लेट जैसी बन जाती है। तो वही गोल्गी बॉडीज होता है। क्लियर? तो गोल्गी बॉडीज भी वास्तव में किससे बना होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए गए पदार्थों का संग्रह करना, उसमें बदलाव यानी उसका मॉडिफिकेशन करना, और उसकी पैकिंग करना, और तब जाकर के उसको भेजना जहां भेजना है। समझ? श्रावण का मतलब क्या होता है? कोशिका से बाहर भेजना। एक कोशिका से कोई चीज को बाहर भेजने को ही तो हम श्रावण कहते हैं। श्रावण मतलब वहां से निकाल देना। ठीक है ना? देखिए, श्रावण का मतलब होता है उत्सर्जन नहीं, श्रावण का मतलब लीकेज नहीं, कहते ना रिसाव। नहीं, रिसाव नहीं है ये। जब कोई चीज जानबूझ के निकाली जाती है, जैसे सपोज की, देखिए तीन चीजें हैं जो कंफ्यूजन आपको करेंगी। क्या? सिक्रीशन, एक्सक्रीशन और लीकेज, ये सब अलग अलग है। आप जानिए सब चीज। एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन से वो चीजें निकलती जो शरीर के लिए बेकार होती। जैसे मैं आपको बोलूं, जो पसीना जो निकल रहा है, पसीना के साथ में वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, ये एक्सक्रीशन है। लेकिन जो आपके शरीर से जो तेल आपके चेहरे पर निकल रहा है, ये सिक्रीशन है, क्योंकि तेल की जरूरत है आपको। ठीक है? तो इस तरीके से समझिए। लीकेज का मतलब तो मान लीजिए आप कोई चीज ले जा रहे हैं, वहां पर लीक हो गया, जो निगेटिव है। तो इस तरीके से आप समझने की कोशिश करेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो पदार्थ बन रहे हैं, उसका संग्रहण करेगा ये,
उसमें मॉडिफिकेशन करेगा, मॉडिफिकेशन यानी ताकि यूज करने लायक, और फिर उसको पैक करके लिख देगा कि कहां जाना है, पता वगैरह लिख देता है। इसी कारण से इसको पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। यानी इसको क्या क्या बोलते हैं आप देखो, इसको आपने कहा सर इसको ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, इसको पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, है ना, और इसको मैनेजर बोलते हैं। यस, इट इज द मैनेजर ऑफ सेल। यानी कोशिका के अंदर जो कुछ भी बन रहा है उस पदार्थों का जो मैनेजमेंट कर रहा है वो भी यही कर रहा है। इज दैट क्लियर? एवरीथिंग इज मेरे ख्याल से क्लियर। हाँ, और इसका मुख्य काम क्या होता है ये देखो, ये मेन सेक्रेटरी ऑर्गन, सिक्रीट करने वाला, यानी जो भी चीजें बन रही हैं उसको शरीर से मतलब कोशिका से बाहर भेजने वाला जो है वो यही है। आपको मैंने आपको समझाया था कि यहां से सारी चीजें ये बनेगी, यहां लेगा और यहां से ये सारा बाहर निकाल देगा। तो सिक्रीशन यानी कोई भी चीज बन रहा है, कोई भी चीज, चाहे हार्मोन हो, चाहे एंजाइम हो, चाहे म्यूकस हो, चाहे मिल्क हो, कुछ भी, सब कुछ यहीं पर बनेगा। इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से बातें आपको अच्छी तरह से सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेटा, सब कुछ है ये। अब आप देखो ना कितने प्रकार के इसमें क्या बन जाते हैं, 5000 प्रकार एक कोशिका में, 5000 टाइप के। समझ पा रहे हैं? एक कोशिका में कितने बन रहे हैं देखो बेटा, 5000 प्रकार के प्रोटीन बन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी बहुत ढेर सारे बन सकते हैं। क्लियर? और सब मैनेजमेंट करता है ये। इज दैट क्लियर? क्लियर हो रही? यानी जो कुछ भी बनेगा, अगर उसको कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, किसमें कौन कौन सा एंजाइम रहना है, किसमें कौन कौन सा हार्मोन रहना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये गोल्गी बॉडी बनाएगा वो सब कुछ, लेकिन कहां किसको जाना है वो डिसाइड करेगा गोल्गी बॉडीज। मेरे ख्याल से बातें आपको समझ। यस, यस अजरुद्दीन बेटा, ये इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ प्रोटीन्स, है ना, बहुत ढेर सारे, बहुत। और आप जानते हैं आपकी कोशिकाओं में लाखों प्रकार के प्रोटीन बनते हैं बेटा, लाखों प्रकार के प्रोटीन बनते हैं, और यही सब मिला के बनाते हैं। और एक कोशिका सोचो 5000 प्रकार का बना रही है, तो सोचो हर कोशिकाओं में हर जगह पर अलग अलग टाइप की चीजें यूज होती है ना, तो इसलिए हर अलग अलग बनेंगी। बस यही है और कुछ नहीं है। पढ़ाई का तो मजा तभी आएगा बेटा जब हम उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो भैया आ गए लाइसोसोम भाई साहब। लाइसोसोम की उत्पत्ति आप जानते हो गोल्गी काय से। अरे आप बोलेंगे ये क्या भैया, ये क्या, एक छोटी थैली जैसी संरचना होती है, ये देखो ये है गोल्गी बॉडी, एक थैली है। समझ में आया? और इस थैली के अंदर आपको मैं बता दूं बेटा 50 प्रकार के एंजाइम भरे होते हैं। यस, ध्यान रखिएगा। हाँ, 50 प्रकार, 50, मोर देन 50 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कौन से एंजाइम बेटा? हाइड्रोलिटिक। ये देखिए, हाइड्रोलिटिक का मतलब होता है जल अपघटनी, यानी जो भी मिलेगा बेटा सबका जल अपघटन कर देंगे, यानी पूरा का पूरा उसको तहस नहस कर देंगे, पूरा प्लाज्मोलिसिस कर देते हैं, पूरा बर्बाद कर देते हैं। समझ पा रहे हैं ना? यही काम करते हैं। जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिए, इनका काम क्या होता है मैंने आपको बताया, ये एकदम सिक्योरिटी का काम करते हैं। सपोज कीजिए ये है सेल, है ना, ये सेल है, यहां पर कोई मान लीजिए आ रहा है, ये बैक्टीरिया या वायरस जो भी आ रहा है, यहां पर ये देख रहा है इनको। जैसे यहाँ इसके अंदर मैंने क्या बताया, एकदम पूरा ये ध्यान में रखिए कॉन्सेप्ट, जैसे कोई बॉटल में भर करके किसी के सिर पर क्या फेंकता है, तेजाब फेंकता है। ठीक वैसे ही समझिए कि ये थैली के अंदर ना पूरा पूरा तेजाब भरा हुआ है, क्योंकि इसका बहुत ही खतरनाक एसिडिक होता है। इसकी पीएच वैल्यू जो होती है बेटा वो 0.9 से लेकर के 1.2 के अराउंड होती है। सोचो कितना खतरनाक इसका है। मतलब इसकी पीएच वैल्यू देखने से आपको लग रहा है अरे शरीर तो एकदम खतरनाक, हाँ बिल्कुल, पूरे जल अपघटनी होते हैं। क्लियर? तो अब देखो, जैसे ही ये पहुंचते हैं भाई साहब ना, ये पूरा क्या है, थैली भरा है, कितना 50 एंजाइम से भी ज्यादा है, और खतरनाक खतरनाक हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वेरी वेरी डेंजरस। अगर ये बेटा जैसे आप मान लीजिए किसी के ऊपर तेजाब कोई फेंक रहा है, तो क्या तेजाब की थैली मान लीजिए ऊपर अगर उसके खुल जाएगी तो क्या वो नहीं जल जाएगा? बिल्कुल जल जाएगा भाई। तेजाब चाहे जिसके ऊपर फेंके, ऐसा थोड़ी है कि आप फेंक रहे, नहीं नहीं आपने तो हमको फेंक, आपको तो हमको फेंकना है तो आपके ऊपर गिरेंगे तो हम नहीं जलेंगे, ऐसा नहीं, सबको जलाएगा ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जैसे ही अंदर आते हैं इनको अपनी आगोश में लेता, अपनी बाहों में भर लेता है और आराम से ऊपर से पूरा तेजाब डाल देता है। राम नाम सत्य। क्लियर हो रही बात? तो ये काम होता है इसका, यानी ये चारों तरफ से इनका काम यही होता है, ये सिक्योरिटी की तरफ देखते रहते हैं जैसे कोई अंदर आता है। हालांकि आपको मैंने बताया था कि पहले तो इधर ब्लड में है डब्ल्यूबीसी, लेकिन डब्ल्यूबीसी से जब, और ये भी आपको बता दें, यहां पर ध्यान रखिए, आप यहां पर देखिए मैंने ये मोटा सा बड़ा मोटा सा लिखा हुआ है, देख लीजिए क्या है कि डब्ल्यूबीसी तो कोशिका है ना, तो डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा कौन सा कोशिकांग होगा? देख रहे हैं, मैं यही तो आपको समझाना चाहता हूं बेटा कि हर कोशिका में लगभग लगभग सारे कोशिकांग होते हैं, लेकिन जहां पर जिसकी ज्यादा जरूरत, क्योंकि आप जानते हो डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया वायरस को किल करना, एकदम पूरी तरह से तबाह कर देना।
वहां पर मारता जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर भी रहता है, हर एक सेल के पास रहता है। लेकिन किसी के पास मान लीजिए वही काम करना है, सिर्फ मार पीट का काम करना है, तो उसको जूडो कराटे सीखने पड़ेंगे, उसको मारने का काम है। तो यही पहले इसीलिए देखिए जो सैनिक होते थे पहले, तो वो क्या करते थे, हमेशा तलवारबाजी, भालाबाजी, है ना, यही सब सीखते थे, क्योंकि उनको वही लड़ना है। लेकिन जो किसान है, वो किसान तो हल चलाना सीखेगा, वो तलवारबाजी से क्या कर पाएगा? तलवार से तो जुताई होगी नहीं, उससे तो बुआई होगी नहीं। तो याद रखिएगा। नहीं 5 पर देखो एक चीज और बता रहे हैं। 5 से अगर अगर खतरनाक होगा, वो करता है, लेकिन एक 0 पॉइंट इससे उस बना होता है। जब वर्क करता है ना, जब किसी को, जब कोई अंदर आता है, तो वो अपने आप उसके अंदर जो है वो पीएच वैल्यू जो है वो चेंज हो जाता है, तब जाकर के उसके उड़ेलता है, करता है। बिल्कुल इसका बढ़ता घटता रहता है। और बेटा तभी तो गड़बड़ाता है ना, कि जब इसका साइटोप्लाज्म का ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, भाई ये कैसे कभी फट जाती है, कैसे ये आत्महत्या की थैली होती। इसका मतलब साइटोप्लाज्म और इसके बीच में कुछ ऐसा होता है कि ये थैली फट जाती, पीएच वैल्यू ही थोड़ा बहुत उसमें इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से ये फट जाती। क्लियर? हाँ, उसका काम करने का एक अलग होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं उसके अंदर जो खतरनाक खतरनाक है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये क्या है। क्लियर? हाँ, तो यानी कहने का मतलब बहुत खतरनाक है ये। तो यहां पर देखिएगा, तो यानी कहने का मतलब ये जो भी है, अब ये अत्यंत शक्तिशाली एंजाइम है, बहुत ही खतरनाक, वेरी वेरी डेंजरस। समझ पा रहे हैं ना? बहुत ही डेंजरस है। अब क्या हुआ? आपने देखा, ठीक है। अब देखिए, जो कोशिका में आपने देखा कि ये सारा संपूर्ण कोशिकाओं को क्या करती, कभी-कभी नष्ट कर देती है बेटा, इस कारण से इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आपने देखा कि सारे सब चीजों को क्या कर दिया, ये मार देता है, लेकिन है तो थैली, कभी भी फटी तो ये सारी की सारी। अच्छा, इसमें सारा का सारा एंजाइम कौन भरा है? एंजाइम बना कहाँ है ये सब बना एंडोप्लाज्म पे, लेकिन इस थैली में, इस पोटली में भरा कौन, कौन से एंजाइम कैसे चाहिए, कौन भरेगा? ये भरता है गोल्गी बॉडी। इसीलिए किससे बना है ये? लाइसोसोम बनता है गोल्गी बॉडी से। हाँ, इसकी उत्पत्ति गोल्गी बॉडी से होती है। ठीक है? तो अब ये देखिए, इसका काम होता है खराब या संक्रमित जो बैक्टीरिया से या किसी चीज से संक्रमित अगर कोई कोशिकांग भी होगा, अंदर अगर कोई सेल ऑर्गन, मान लीजिए माइटोकांड्रिया कोई संक्रमित है, तो उसको भी ये खा के समाप्त कर देगा, पूरा नष्ट कर देता है। और ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बड़ी भूमिका निभाता है। मैंने बताया कि लाइसोसोम की सबसे ज्यादा संख्या पाई जाती है डब्ल्यूबीसी में, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काम ही फाइनली क्या होता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, बात क्लियर? तो आपने देखा ये सारा का सारा पीएच वैल्यू में डिस्टर्बेंस की वजह से फटती है बेटा। ठीक है, अब देखिए, जब नेचुरल डेथ माइटोकांड्रिया के कारण होती है, आप जानते हैं नेचुरल डेथ, कोशिका जब पुरानी हो जाती है, जब उसका जीवन चक्र खत्म होने लगता है, तो वो मर जाती है, क्योंकि आप जानते हो जब तक माइटोकांड्रिया में ऊर्जा नहीं बनेगी तब तक कुछ होगा नहीं। इसलिए जैसे ही ये माइटोकांड्रिया के सारे काम करना बंद कर देते हैं, वो अपने आप सारी कोशिकाएं क्या हो जाती है, मर जाती हैं बेटा। क्योंकि सब कुछ तो माइट भाई ऊर्जा से ही तो सब कुछ चल रहा है। ऊर्जा खत्म करो, सारे खत्म। भाई आप सांस नहीं लो, ऑक्सीजन नहीं जाए तो सब खत्म हो जाता है कि नहीं? तो नेचुरल डेथ का मतलब होता है सबसे मेन स्विच ऑफ करना, और सबसे मेन स्विच कहां पर है? हाँ, चलो बेटा, बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि सारा पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे हम डाउनलोड कर देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा अपलोड कर देंगे, आप लोग जो है उससे डाउनलोड कर लीजिएगा, जो भी करना है। अभी थोड़ा सा बहुत जल्दी करते हैं अभी। अब देखिए, आगे आ गया राइबोसोम। राइबोसोम आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि बेटा राइबोसोम जो होता है वो वास्तव में क्या है, आर आर एन ए। आपने आपको मैंने बताया था आर आर एन ए, ये देखिए थोड़ा क्या है, वो आर आर एन ए और प्लस प्रोटीन। और ये बनता कहाँ है, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोलस में। ये देखिए, ये आरएनए, ये दिखा रहा है ना, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के ही राइबोसोम बनता है। मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड जब पढ़ाया था, तो बेटा उसमें आप आसानी से देखिएगा कि उसमें पूरा का पूरा जो है ना, बना है। ठीक है, तो राइबोसोम का आपने देखा ये, तो ये राइबोसोम का जो कार्य है, वो उसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। ये क्या है, राइबो न्यूक्लियस, इसका पूरा नाम क्या है बेटा, ये देखो, ये वास्तव में क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। ठीक है, राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक को लार्ज बोलते हैं और एक को स्मॉल बोलते हैं। लार्ज यूनिट जो होती है वो ज्यादातर जंतुओं में, पादपों में, भाई जिसकी कोशिका एडवांस होगी,
जो कोशिका एडवांस होगा उसको ज्यादा काम करने वाला, ज्यादा प्रोटीन बनाने वाला चाहिए, इसलिए उसमें लार्ज पाया जाएगा। और जिसमें कम बनाने वाला, जैसे जीवाणुओं की बात करने, है ना, छोटे छोटे जो जीवाणु जैसे माइकोप्लाज्मा है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, इन सब में क्या पाया जाता है, 70s टाइप का पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्या पाया जाता है, 70s टाइप का पाया जाता है, और जबकि लार्ज वाले में 80s टाइप का पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। एस को मैंने वहां पर समझाया बेटा, आप उसको जाइएगा। एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग कांस्टेंट, स्वेडबर्ग कोफिशिएंट, स्वेडबर्ग। तो स्वेडबर्ग का मतलब होता है कि आप ये जो 80 राउंड अगर आप इसको घुमाएंगे 1 सेकंड के अंदर तो ये बैठ जाएगा, तो हम समझ लेंगे कि 80s है। अगर 70 राउंड पे ही बैठ गया तो हम उसको बोलेंगे 70s। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझिएगा। राइबोसोम की संरचना 2 इकाई से मिलकर के बनी होती है, इसीलिए मैंने बनाया। यानी एक 40s और 60s से मिलकर 80 बनता है, और 30 और 50 से मिलकर के 70 बनता है। यानी कहने का मतलब है कि जो राइबोसोम होते हैं ना, उसके भी 2 टुकड़े होते हैं, 2 से मिलकर के बना होता है बेटा, है ना, 2 सब यूनिट से बना होता है। ये भी अगर इनको अलग अलग करके घुमाया जाएगा तो ये अलग अलग सेडिमेंट, मतलब वो इनका नीचे बैठना, नीचे बैठने का मतलब सेडिमेंटेशन होना। जैसे सपोज कीजिए आप पानी ले रहे हो, है ना, पानी ले रहे हो और उसमें रेत के कण मिला रहे हो और धूल के कण मिला रहे हो, सारी को मिलाओगे, तो जो याद रखिएगा बेटा, जो हल्का होगा, है ना, वो तेजी से बैठ जाएगा, और जो भारी होगा उसको और तेज घुमाओगे तब जाकर के बैठेगा। तो इसी के हिसाब से ये सारा का सारा काम होता है। ठीक है, बस यहां पर मोटा मोटी आप समझना, इसका काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना, है ना। तो राइबोसोम भी, और हाँ, ये जब दोनों यूनिट जुड़ेंगे यानी 80s बनेगा तब जब मैग्नीशियम की मात्रा प्रॉपर होती है। यानी मैग्नीशियम, आप देखिए मिनरल्स की जरूरत पड़ी ना, और जब तक ये दोनों सब यूनिट मिलेंगे नहीं तब तक प्रोटीन बनेगा नहीं। क्लियर, आगे देखते हैं। अब तारक काय की बात करें, सेंट्रोसोम की बात करें, तो सेंट्रोसोम जानते हो, ये भी क्या होता है, झिल्ली रहित होता है, इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती, और ये सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है, पादपों में नहीं पाया जाता। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों को अलग करना। जैसे एक कोशिका से, मैंने आपको बताया था बेटा, यही तो एडवाइजर है। एडवाइजर का काम क्या होता है, मैंने कहा एक कोशिका से 2 कोशिका, यानी जब उसके पास पैसा अधिक हो जाए तो 1 से ज्यादा 2 बनाए, यानी 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से कोशिकाएं बनती चली जाती। 2 बनेगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, समझ रहे हैं। तो ये वास्तव में क्या होता है कि सबसे पहले केंद्रक के अंदर का मटेरियल जो है वो 2 भागों में बांटा जाता है, और 2 भागों में बांटने के लिए ये तारक का उसमें मेन रोल प्ले करता है। ये रस्सियां फेंक करके जो है दोनों तरफ खींच लेता है। आगे हम बताएंगे तारक का, ये कोशिका ये क्या बोलते हैं, हम आगे देखने वाले हैं ना कि कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन में आपको हम दिखाएंगे कि तारक काय का रोल क्या होता है बेटा। तारक काय क्या करता है, ये रस्सियां फेंकता है और रस्सियों से क्या करता है, आधा इधर खींच लेता, आधा इधर खींच लेता। यानी एक केंद्रक में अब 2 केंद्रक हो गए, मतलब एक केंद्रक से 2 केंद्रक बने, और फिर उसके बाद ये पूरी कोशिका अलग हो जाएगी, इससे 2 बन जाएगा। तो 2 कोशिकाएं बनाने में जब, यानी कोश का विभाजन जब होता है तो उस समय सबसे मेन काम होता है कि जो अंदर डीएनए है या क्रोमोसोम है उसको 2 भागों में बांटना, और वही 2 भागों में भाई मान लीजिए अब घर एक था, अब 2 भाई हैं, उनका बंटवारा हो रहा है, तो बराबर बराबर बांटने के लिए कोई ना कोई आता है ना, मीडिएटर। तो मीडिएटर ये होता है, ये क्या करता है, आधा इधर दे देता, आधा इधर देता, फिर अपना दो घर हो जाते, फिर अपना ले जाकर के काम करते हैं। तो ऐसा होता है। इसका भी वही पतली पतली जो ट्यूबुलिन प्रोटीन, मैंने वही बताया, अभी आपको दिखाया था बेटा, कि आपने देखा होगा कि कोशिका के अंदर बहुत धागे जैसी संरचना जो दिखाई दे रही थी, जिसको हम क्या बोलते थे, साइटोस्केलेटन, यानी कोशिका कंकाल, जो कोशिका को फिक्स रचना बनाती थी, वही लगभग होती है, उसी का इस्तेमाल करके ये लोग क्या करते हैं, दोनों को अलग करते हैं। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल बेटा, ये गुणसूत्रों को बांधता है, बांध करके अलग करता है। आगे हम उसको, कोश का जब विभाजन होगा यानी सेल डिवीजन होगा तो उसमें भी हम लोग उसको, उसकी बात करेंगे। तो यानी कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये सेल है, सपोज कीजिए, तो सेल में कोशिका है, सेल में क्या केंद्रक है, और केंद्रक में आप जानते हो जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम यहाँ पर बने हुए, जैसे ये बनाओ, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये बांध करके इसको इधर ले जाएगा, ये इसको ले जाएगा, और फिर इधर एक न्यूक्लियस बन जाएगा, इधर न्यूक्लियस बन जाएगा। ये सारी की सारी क्रिया कौन करेगा, यस, ये करता है तारक काय। तो तारक काय का मेन रोल कहां पर होता है, कोशिका विभाजन में, है ना। हाँ बिल्कुल, झिल्ली नहीं होती बेटा इसमें, ठीक है ना। अब देखिए आगे, न्यूक्लियोलस, केंद्रक, सॉरी केंद्रक नहीं, ये केंद्रिका है बेटा, ये केंद्रक नहीं, ये इसको बोलते हैं केंद्रिका। ठीक है, इसको केंद्रिका लिख लेना। तो केंद्रिका का काम क्या होता है, राइबोसोम का निर्माण करे। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया बेटा, केंद्रिका का काम होता है राइबोसोम का निर्माण करे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सेल डिवीजन में काम करता है। और ये केंद्रक का वास्तव में क्या है, ये केंद्रक का एक गाढ़ा क्षेत्र है, एक गाढ़ा पदार्थ होता है, एरिया होता है, जहां पर धागे जैसी, यहां पर सारी की सारी क्रोमैटिन होती हैं, क्रोमैटिक नहीं क्रोमैटिन। तो ये सारी क्रोमैटिन यहां पर होती हैं, धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा।
ढेर सारी धागे जैसी संरचनाएं होती हैं और वही धागे जैसी संरचनाएं जो होती हैं वहीं से बनाया जाता है। आप जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन से बनता है आरएनए और फिर आरएनए को ये केंद्रिका जो है राइबोसोम में प्लस इसमें क्या जोड़ देती है बेटा, प्रोटीन जोड़ देती है और प्रोटीन जोड़ दी और आरएनए जुड़ गया तो इसी को हम बोलने लगते हैं राइबोसोम। ये काम कहाँ होता है, आरएनए के साथ में प्रोटीन जोड़ने का काम कहाँ होता है, ये न्यूक्लियोलस में होता है, इसलिए इसको हम राइबोसोम बोलने लगते हैं। क्लियर। और राइबोसोम आप देखिए न्यूक्लियोलस से ही निकल के इसीलिए न्यूक्लियस के बाहर ही जाता है, कहीं दूर उसको जाने की बाहर ही क्या है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी पर जाकर के उसको जॉब मिल जाती है प्रोटीन बनाने की, तो उसी पर जाकर चिपक जाता है। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग केंद्रक। तो केंद्रक आप जानते हो कि वास्तव में क्या, केंद्रक जो है ये मुख्य नियंत्रण कक्ष है, मेन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। यह अपने अनुवांशिक पदार्थों की मदद से कोशिका के सभी कार्यों को, ये देखिए इसके अंतर्गत क्या है, अनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए, मेन चीज यही है। अब आप देखिएगा पदार्थ इसी की मदद से सभी कोशिकांगों के कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित। मैंने क्या बताया, सारा कार्य जो होता है बेटा ये अंदर बैठे हुए भाई साहब हैं, इन्हीं के कारण होता है ना। आप यहाँ पर क्रोमैटिन मैंने आपको बताया, बहुत अच्छी तरह से बताया बेटा कि जो डीएनए जब धागे जैसी संरचना होती है ना, जो हिस्टोन प्रोटीन के साथ में बंधा धागे जैसी संरचना, अभी मैंने दिखाया भी उसको, आपको उसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्लियर। और ये डीएनए का मूल अनुवांशिक पदार्थ होता है, आप ये भी जानते हैं। ठीक है ना। पदार्थ जीन जिन पर अनुवांशिक गुण होते हैं, डीएनए मूल अनुवांशिक पदार्थ है जिन पर सारा सारा अनुवांशिक सूचना, यानी आपका बात, आपका व्यवहार, आपकी संरचना, आपका चेहरा, आपकी लंबाई, आपकी चौड़ाई, आपकी बुद्धिमत्ता, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है, आप जब पैदा होते हैं तो आप अपने जीवन में किस तरह का सारा बनेंगे, ये सारी सूचनाएं जो होती है वो डीएनए में होती हैं। और ये डीएनए की सूचनाओं जब मिलती है तो उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए आरएनए पैदा होता है और आरएनए ही मिल करके सारी सूचनाओं को इंप्लीमेंट करता है, याद रखिएगा। और इसमें उसका सहयोग करते हैं सारे के सारे कोशिका। आप देखिए ना, सारा आरएनए ही तो कर रहा है, सारा मटेरियल वही बना रहे, वही कर रहा है सब। तो इस तरीके से आप समझेंगे आगे। डीएनए मूल अनुवांशिक पदार्थ है जिन पर क्या होता है, अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, ये आपने देखा। तो डीएनए का वह निश्चित टुकड़ा, यहां पर देखिए निश्चित टुकड़ा जिसमें किसी विशेष प्रकार के गुणों को निर्धारित करने की क्षमता पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीन। हमने अच्छी तरह से इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है, इसलिए प्लीज आप लोग अगर जो कोई नहीं देखा होगा, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो सारी की सारी चीजें यहां पर, ठीक है। जीन की बात करें, जीन, हाँ बिल्कुल वही वही चीजें करें कि जिनके जीन में गड़बड़ी होती है वो, सब कुछ यही है बेटा। मैंने कहा ना कि आपका चेहरा, आपका व्यवहार, आपकी सब कुछ जो है वो जीन पे डिसाइड करता है। अगर जीन आपका अच्छा है तो आप अच्छे व्यक्ति रहोगे, बुरा है तो बेटा वो आपका कंट्रोल नहीं, वो आप बुरे रहोगे। ठीक है। और ये सारा का सारा जीन क्या बाहर से टपकता थोड़ी है, वो माँ बाप से आता है। इसका मतलब वो जो आप बने हो, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं घर किया है, कहीं ना कहीं वो जरूर रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए होता है अनुवांशिक। अनु मतलब अनुक्रम, वंश मतलब वांशिक मतलब वंश, अनुक्रम यानी आप अपने वंश के ही अनुक्रम हो, इसलिए वो अनुक्रम बोलते हैं अनुवांशिकता। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब जीन क्या है, जीन को ही हम बोलते हैं अनुवांशिकता की इकाई। आपके अंदर अगर कोई गुण पैदा हो रहा है, कोई भी चीज है, चाहे आपका चेहरा हो, चाहे आपका बाल हो, चाहे आपका खाल हो, चाहे नाक हो, चाहे आंख हो, सारी चीजें डिसाइड। जैसे आपको बोलते हैं ना कि आपकी आंखें आपके माँ की तरह दिखती, तो इसका मतलब है कि वो जीन जो है वो आप माँ की वाला आया हुआ है, माँ वाला एक्टिव है। नाक बोला पापा की तरह दिख रहा है, इसका मतलब वो नाक पर जो जीन काम किया है, नाक बनाने के लिए जो ढेर सारे जीन लगे हुए हैं, वो सारे के सारे पापा वाले हैं। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ तो ये साइंटिफिक तो गलती यही है भगवान जी की। ठीक है। ये बहू नहीं है बेटा, बहू, बहू, जीनी, है ना, पॉलीजेनिक। जैसे कई, अच्छा ऐसा है, सामान्य तौर पे होता क्या है, एक जीन जो होता है एक अनुवांशिक लक्षण को पैदा करता है, सामान्यतः यही होता। एक जीन एक काम, तो एक जीन एक काम, ये काम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक जीन, कई जीन मिल करके एक काम करते हैं। जैसे कोई कोई मान लीजिए कोई रोटी बनाने वाला एक ही जन हो, तो वो रोटी बना देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जैसे कुछ लोग अलग अलग मिल करके बनाते हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ, सबका अलग अलग काम होगा। जैसे मान लो सब्जी बनाना है तो कोई काटेगा, कोई अलग काटेगा, है ना। काटने के बाद जो है धुलेगा कोई और फिर ले जाकर मतलब कहने का मतलब कि कई जन मिल करके एक बनाते हैं। तो ऐसे भी हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीजेनेटिक इफेक्ट, है ना, पॉलीजेनिक इफेक्ट। तो पॉलीजेनिक इफेक्ट वाले भी हैं। जैसे हमारी त्वचा का जो रंग होता है वो एक जीन के कारण नहीं होता बेटा, कई जीन इसमें मिलते हैं तब जाकर के आपको आपका कलर जो है, कभी कहते हैं ना कोई ब्राइट हो जाता है, कोई कंट्रास्ट हो जाता है, कोई डिम हो जाता है। तो ये कई स्विच को इधर उधर करना पड़ता है ना, तब जाकर के आपका एकदम रंग मिलाया जाता है। जैसे आप स्किन कलर बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, लाल रंग के हो, काले रंग के हो, पीले रंग के हो, भाई सब ये मिक्स है ना। तो अब सोचो, नेचर का मतलब है वो कई मिलाया हुआ, हाँ मिलानी नहीं सही, जो भी बन रहा है बेटा,
लेकिन वो उसको बनाने के लिए इसमें कई सेटिंग बनानी पड़ती है। जैसे स्किन कलर आपको बनाना हो, अगर मान लीजिए रंग बनाना हो, तो क्या किस रंग से बनेगा? ये कई रंग मिक्स करोगे तब जाके बनेगा ना। तो वैसा ही कहने का मतलब है कि बहुजीनी यहां पर बहुत मिलके काम करते हैं। यहां पर देखिए, जीन जो है वो क्या है, डीएनए का एक छोटा सेगमेंट है, ये आप जानते हो। लेकिन ऐसा सेगमेंट जिसमें किसी न किसी एक विशेष प्रकार के लक्षण को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। शरीर के एक कोशिका में मैंने बताया था कि जीनोम प्रोजेक्ट से, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चला कि कभी-कभी ये बोलते हैं 20 से 25,000 जीन जो है वो पाए गए हैं, है ना? और ये मानव कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में कितने होते हैं बेटा? 25,000 जीन होते हैं। याद रखिएगा कितने होते हैं? 25,000 नॉर्मल, कहीं-कहीं आपको 20 भी मिलेगा, कहीं 30 भी मिलेगा, तो हम एवरेज समझ के चलते हैं। एक कोशिका में कितने हैं? 25,000 जीन। तो 25,000 गुण पैदा होंगे। अब जिसमें अच्छा वाला होगा वो अच्छा होगा। हाँ, सब सारा का सारा। किसी भी तरीके के हो सकते हैं, अच्छे, बुरे, थोड़ा अच्छे, थोड़ा बुरे, बहुत अच्छे, बहुत बुरे, है ना? बीच वाले बुरे, बहुत ढेर सारे हो सकते हैं। कैसा है आपके, ये देखिए। डीएनए और हिस्टोन जब एक साथ कॉइल हो जाते हैं और संघनित हो जाते हैं, मतलब संघनित हो गए, तो वही हमने कहा क्या है ये बेटा? ये गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र पर जीन एक बिंदु के रूप में होता है, यानी चूंकि देखियो अभी तो खुला था जीन, लेकिन जब लिपट गया, खुद ही जब डीएनए लिपट गया, तो वो भी बेटा एक छोटा सा बिंदु की तरह एक जगह लिपट गया। किसी प्रजाति में जीनों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या, ये दोनों क्या होती है बेटा? पूरी तरह से निश्चित होती हैं। याद रखिएगा, ये हमेशा हर एक प्रजाति चाहे जो हो, उसमें एक फिक्स नंबर होता है। जैसे मानव की प्रजाति में अगर बात करें तो 25,000 जीन जो है वो 23 जोड़े, यानी 23 पेयर्स ऑफ डीएनए या क्रोमोसोम पे होते हैं कुल 25,000 जीन। क्लियर? आनुवांशिक गुणों का वाहन जो है वो जीन ही करते हैं। आनुवांशिक गुणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने का काम जो होता है वो जीन ही करता है। हाँ, याद रखिएगा। हाँ, जीन का वाहक जो है वो गुणसूत्र है। भाई गुणसूत्र जो है, जैसे एक सेल से दूसरे सेल में अगर कोई जीन जाता है तो गुणसूत्र के द्वारा ही जाता है। गुणसूत्र जब बनता है तो वो उधर जाता है। तो इसलिए जो है जीन का वाहक तो गुणसूत्र है। कोशिका विभाजन के द्वारा जीन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, मैंने आपको समझाया भी था जब आपको मैंने ब्लड की जेनेटिक्स पढ़ा था कि ब्लड का इनहेरिटेंस कैसे होता है, तो वहां मैंने बताया था कि कोई जीन कब कैसे मिलेगा। हालांकि जब हम अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे, विभाजन में, कोशिका विभाजन में अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे बेटा, तो वहां पर हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे एक ही माँ बाप की सारी औलादें एकदम डिफरेंट कैसे हो जाती हैं। क्योंकि अगर एक ही माँ बाप हैं तो जीन भी तो वही आते हैं, लेकिन जीन अलग अलग आते हैं। क्योंकि मतलब अगर 25,000 मान लीजिए तो 12,500 इधर से आ रहे हैं, 12,500 इधर से आ रहे हैं, तो ये 12,500 तो नहीं आए ना। अगली बार हो सकता है कि अगले 12,500 में वो आए। समझ पा रहे हैं ना? अगले, यानी जो कॉम्बिनेशन है 12,500 का, वो हर बार एक जैसा नहीं होता, वो बदलता रहता है। और वो बदलता क्यों है ये आप देखेंगे जब अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो नेचर को आप क्या समझते हो? हल्का समझते हो क्या? उसने सेट किया हुआ है कि सारे गुण में अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, सबका गुण अलग अलग हो। हाँ बिल्कुल बेटा। हाँ, वो तो देखेंगे ना हम कि क्रॉसिंग ओवर और साइज मेटा कहाँ बनते। तो वो अभी अभी आप कुछ नहीं जानते। बस इतना मोटी-मोटा समझिए कि क्रॉसिंग ओवर अभी, ठीक है, जब हम बताएँगे कि कैसे एक ही माँ-बाप के सारी औलादें अलग हो जाती हैं, कहाँ पर, तो वहाँ पर आप समझेंगे। सामान्य तौर पर किसी कोशिका में क्रोमैटिन पदार्थ, ये देखिए, पर पाए जाते हैं ना, सामान्य तौर पर किसी कोशिका में क्रोमैटिन पदार्थ पाए जाते हैं। गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय ही आता है। याद रखिएगा, सामान्य जब कोशिका का विभाजन नहीं होना होता, यानी नॉर्मल समय में हमेशा क्रोमैटिन मिलेगा, यानी वही डीएनए का खुला हुआ धागा मिलेगा जो कि हिस्टोन प्रोटीन से बंधा रहा होगा। लेकिन जब कोशिका विभाजन का होगा तो ये सारे आपस में ऐसे क्वाइल करेंगे, लिपट करके मोटे बन जाते हैं, उसको हम बोलेंगे गुणसूत्र बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है, हवा में जा रही है। अब देखिए, डीएनए स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। याद रखना, वो हमेशा हिस्टोन प्रोटीन के साथ पाया जाएगा। क्योंकि बेटा इतना पतला है कि थोड़ा सा भी अगर झटका लगा ना, आपको जब हम पढ़ाएंगे, जब टेक्नोलॉजी जब आप पढ़ोगे, फोरेंसिक टेक्नोलॉजी जब आप पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जब हम करते हैं तो उसमें कैसे थोड़ी सी साउंड हम देते हैं और अपने आप ये बिखर जाता है, टूट जाता है। तो थोड़ा सा भी, इसीलिए सोचो ना, कोशिका है, कोशिका के अंदर फिर कई लेयर है, लेयर लेयर लेयर, फिर अंदर जाके रखा जाता है, इसको बहुत ही सिक्योर रखा जाता है। और इसको उस वहां पर भी लपेट के रखा जाता है ताकि ये टूटे ना। जैसे अगर छोटे छोटे पतले पतले धागे होते हैं तो वो टूट सकते हैं, लपेट के रखेंगे तो टूटेंगे नहीं। ठीक है ना? हाँ, तो ये रहा आपका आज का पूरा टॉपिक। इतनी बातें आज हम लोगों ने सीख ली। ठीक है, अब इसके बाद जो थोड़ा सा बचा हुआ पोर्शन है उसको हम लोग सीखेंगे कल। थोड़ा सा तो नहीं है, वो दमदार तो वही है।
पूरा का पूरा प्लास्टिड से हम लोग पढ़ेंगे, लवक पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि लवक में वास्तव में क्या-क्या होता है, क्या-क्या नहीं होता और वो कैसे इंपॉर्टेंट होता है पौधों के लिए और हमारे लिए भी। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी हो, वीडियोस अच्छे लगे हों, तो बेटा लाइक करना तो कभी भूलिएगा मत, है ना? नहीं तो बहुत पाप पड़ेगा। और दूसरा, अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा हो कि आपको आपकी सफलता में कोई योगदान कर रहा है, तो बेटा उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फालतू जीन वाले अगर होंगे, मैं जानता हूँ कि कुछ ऐसे जीन वाले भी हैं, जो कि जीन परिवर्तन हो चुका है, उनमें म्यूटेशन हो चुका है, वो नहीं समझ पाते। और ये जो घंटे बने हुए हैं, इनको ज़रूर 2 बार टन-टन करके बजा दीजिएगा। और आप अगर कोई जुड़ना चाहता है, तो बेटा याद रखना अगर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कराना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जो है जुड़िए क्योंकि आने वाले दिन में आप याद रखिएगा बेटा ऑफलाइन का कोई मज़ा नहीं, कोई होगा ही नहीं। आने वाले दिन में सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ऑनलाइन और लाइव क्लासेस होने वाली हैं और इसी से मज़ा आएगा। और आप जानते हो कि अनअकैडमी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आपको मिलते हैं सब एक से बढ़ के एक एक्सपर्ट टीचर जो आपको आपकी सफलता को सुनिश्चित कराने पर हाँ, ठीक है? सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप लोग जो है करिए और आइए जुड़िए। हमारी जो है फाउंडेशन बैच जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। अभी टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी चल रही है। अब इसके बाद स्टार्ट होने वाली है फाउंडेशन बैच ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है? तो आपको जुड़ना है तो आप जल्दी से आप जुड़ जाइए ताकि हम लोग साथ-साथ हर चीज़ों को पढ़ते चलें और क्लियर करते चलें, ठीक है? इसलिए आपको पढ़ाने मेरे पढ़ाने के तरीके से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हो गए होंगे ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। तो भाई ये देखो ये तो जनरल साइंस है, इसलिए आदमी इस पर थोड़ा-सा लाइट वो लेता है। लेकिन क्योंकि जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपका थोड़ा मज़ेदार चीज़ें होती हैं। हालाँकि मज़ेदार तो ये भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो जो भी है, चलिए फिर हम मिलते हैं, हम आपको कल मिलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। भगवान खुश रखे।